देखेंगे थोड़ी सी चीज़ें जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे हमने देखनी थी वो तो हमने स्टार्ट कर ली हैं, तो थोड़ा सा अब हम ज़रा ज़्यादा कंटेंट कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आईडीई के अंदर डिबगिंग को थोड़ा सा देखेंगे कि हम अपने कोड को डीबग कैसे कर सकते हैं। डीबग का मतलब है हमने अपना एरर कोई भी ढूंढना प्रोग्रामिंग के अंदर। प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आपको अच्छे प्रोग्रामर हैं या अच्छे डाटा साइंटिस्ट हैं, अगर आपको डीबग लगाना नहीं आता ना, मतलब आप बहुत अच्छे प्रोग्रामर भी बन जाएं, तो अगर आपको डिबगिंग नहीं आती ना, तो आप उसके अंदर से अपनी लॉजिक को ना इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल डिबग कुछ डिफरेंट टाइप्स के एरर थ्रो करता है हमारा आईडी या हमारा कंपाइलर वगैरह ना। तो अगर तो एरर एरर हमारा सेंटेक्स बेस्ड है, यानी कि हमने पाइथन का सेंटेक्स फॉलो नहीं किया और कोई सेंटेक्स का स्ट्रक्चर लेवल पे एरर है, तो वो तो हमें आईडी खुद बता देगा, उस कोड को रन करने नहीं देगा। और नीचे हमारे पास यहाँ पर कंसोल की बार आ रही होती है, ये जो टर्मिनल है इधर हमें एरर दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने यहाँ प्रिंट के अंदर यहाँ पर मैं कुछ नहीं लगाता और इसको मैं, वैसे तो मुझे आईडी भी बता रहा है, लेकिन अगर मैं इसी लेवल के उसके ऊपर रन करने की कोशिश करूँगा तो ये जो इस टाइप का एरर है जो सेंटेक्स बेस्ड एरर है, ये तो मेरा पाइथन खुद ही बता देगा। मसला तब आता है जब हमारे पास लॉजिकल एरर होता है। आपने एक लॉजिक बनाई, आपने लॉजिक बना दी और लॉजिक बनाने के बाद आपको रिजल्ट तो दे रहा है पर आपका डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल आपने कहीं पर मल्टीप्लाई बाय 20 लिखना था, तो जल्दी में आप खाली 2 लिख दिया। अब एक्चुअल में देखा जाए तो सिंटैक्स एरर कोई नहीं है, क्योंकि दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू और मल्टीप्लिकेशन वाला जो ऑपरेटर है वो परफॉर्म हो जाएगा। लेकिन ऐसे को हम ढूंढने के लिए हम डिबगिंग को यूज़ करते हैं। तो डिबगिंग के अंदर सबसे पहले हम एरर को फाइंड करते हैं, देन एनालाइज करते हैं, उसको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं और मतलब ज़ाहिर बात है एक लेटरल डैमेज से बचते हैं, ताकि जब एप्लीकेशन बहुत बड़ी हो जाएगी तो हमें उसमें प्रॉब्लम आएगा। फिक्स और वैलिडेट करते हैं, देन उसके बाद उस वैलिडेट करने के बाद उस एरर को हम आइडेंटिफाई करके हम ठीक करते हैं। तो एक तो हम आज ये सीखेंगे कि डिबगिंग कैसे लगती है, और क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं यहाँ पर आपके सामने लाइव प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ और लाइव प्रोग्रामिंग की अंदर ही ज़्यादातर एरर्स आते हैं, नहीं पता चलता। तो हो सकता है जब आगे हम बड़ी बड़ी एप्लीकेशन बनाएंगे या कोई थोड़ा सा बड़ा काम करेंगे तो मुझे भी एरर कभी ना मिल रहा हो तो मैं डिबग लगाने की कोशिश करूंगा। तो ये हमारी क्लास बड़ी छोटी टाइम की होती है, तो ट्राई करेंगे उसके अंदर डिबग से मुझे एरर मिल जाए। कभी कभार डिबग का फेस बहुत बड़ा चला जाता है, कभी कभी घंटा भी लग जाता है, आधा आधा घंटा भी लग जाता है, 2 2 घंटे भी लग जाते हैं उस डिबग से हमें वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता। इसको हम जोड़ेंगे अपनी प्रॉपर इफ स्टेटमेंट्स के साथ। ये सिंपल, अगर आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है और अगर प्रोग्रामिंग नहीं भी पढ़ी हुई, बिल्कुल आप कंप्यूटर साइंस में नहीं है, तो स्टेटमेंट्स को आज देखेंगे और स्टेटमेंट्स के साथ कम्बिनेशन बनाएंगे डिबगिंग का। पहले सिंपल देखेंगे कि जी इफ स्टेटमेंट है, तो आप इस तरह समझ लें कि जो हमारी पूरी मशीन लर्निंग है ना, वो बेसिकली स्टेटमेंट्स पे चल रही होती है। हम यहाँ पर जो मशीन लर्निंग मॉडल है इस तरह मल्टीपल स्टेटमेंट्स बना के देता है जिसके ऊपर हमारे मॉडल वैल्यूएट होते हैं। जैसे कि सिंपली हम स्टार्ट करेंगे अपनी इफ़ स्टेटमेंट से। इफ़ स्टेटमेंट के बाद हम थोड़ा सा ज़रा जाएंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट पे और देन फिर हम नेस्टेड स्टेटमेंट के ऊपर। तो इसके लिए जो हमारे पास जो चीज़ यूज़ होगी ना, उसके लिए हम डिबगिंग भी यूज़ करेंगे, लेकिन पहले हम सिंपल प्रोग्राम लिख के रन कर लेते हैं, ताकि ये है कि हम उस डिबगिंग से थोड़ा सा एडवांस लेवल पर आ जाएं। ओके, अब ये हमारे पास एक टेस्ट के नाम का हमारे पास PY की फाइल है, ये आप पिछले पढ़ चुके हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं। अब सिंपली हम एक इनपुट लेते हैं यूज़र से, पहले तो हम डायरेक्टली इनपुट देते थे, अब एक इनपुट यूज़र से लेते हैं। उसके अंदर एक छोटा सा हम प्रोग्राम लिखते हैं कि जी कोई भी यूज़र अगर कोई नंबर देता है तो उसके अंदर इवन या ऑड नंबर हमें बताए, इवन है या ऑड है, और ये इसके लिए हम यूज़ करेंगे सिंपल इफ एल्स के। सो मैं एक नंबर ले लेता हूँ उससे, और नंबर के लिए तो पहले हम डायरेक्ट नंबर देते थे, लेकिन इस बार इनपुट यूज़र से लेनी है तो हम एक इनपुट का ये मेथड यूज़ करते हैं, INPUT पुट, और ब्रैकेट के अंदर हम उसको वो मैसेज देंगे कि जब इनपुट लेते हुए वो क्या प्रॉम्प्ट आए। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जी एंटर अ नंबर। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपने ये देखा होगा कि हम सेमी कॉलन लगा लेते हैं, तो पाइथन के अंदर ये सेमी कॉलन नहीं लगता, तो हम बस एंटर करते हैं तो न्यू लाइन स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो मेरे पास नंबर आ रहा है ये मेरे पास एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा, क्योंकि जो इनपुट मेथड प्रॉम्प्ट लेके आता है, अगर आप इसके अंदर यहाँ पर मैं
ये इसको थोड़ी देर के लिए हॉवर करूं तो ये मुझे एंड पे str बता रहा है जो रिटर्न टाइप है। मैं स्ट्रिंग के अंदर आपको एक रिटर्न करूंगा। तो अगर आप पढ़ भी ले, रीड अ स्ट्रिंग फ्रॉम इनपुट स्टैंडर्ड इनपुट, सो अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इसको हमें न्यूमेरिकल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो हम पीछे पढ़ते आ रहे थे वो छोटी छोटी चीज़ में ऐड होती जाएंगी। तो मैं एक नंबर उसी वेरिएबल के अंदर मैं कास्ट करूंगा, ऊपर से जो वेरिएबल आ रहा है उसको। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, मैं यहां पर न्यू नंबर ले सकता हूं जी। एक न्यू नंबर है, उसके अंदर किया, एक वेरिएबल की स्पेस बचाने के लिए मैंने कास्ट करने के बाद मैंने इसको उसी में सेव कर दिया। और उसके अंदर सेव करने के बाद मैं सिंपली एक देखना चाहता हूं ये नंबर जो मेरे पास आ गया है, इसके ऊपर सिंपल इफ लगाऊंगा। इवन और ऑड देखना है तो इवन और ऑड देखने का सबसे आसान तरीका है कि हमें उसका रिमाइंडर पता चल जाए। अगर तो मतलब यानी कि रिमाइंडर 0 आ रहा है तो जाहिर बात है वो हमारे पास इवन नंबर है, यानी तो ऑड है। 2 डिवाइड बाई 2 किया, उसका रिमाइंडर 0 आ गया। 10 डिवाइड बाई 10 किया, इसका रिमाइंडर 0 आ गया। तो ऐसे जितने भी नंबर है जिनके रिमाइंडर 0 हो जाते हैं वो हमारे पास इवन कैटेगरी में है। तो आपको एक रिमाइंडर फाइंड करने के लिए मैंने मॉडुलस परसेंटेज का ऑप्शन बताया था। तो इफ, अब मैं एक स्टेटमेंट लगा रहा हूं, इफ देन ब्रैकेट, जो नंबर ऊपर से हम यूजर देगा जो कि इंटीजर में कन्वर्ट हो गया है, जो भी नंबर आएगा उसको हम 2 पे डिवाइड करके देखेंगे कि उसका जो भी मॉडुलस है वो क्या आ रहा है। अगर तो वो इक्वल टू 0 आ जाए तो हमें वो पता चल जाएगा कि वो हमारे पास ये इवन नंबर है। अच्छा, आप ये पाइथन के अंदर ये ब्रैकेट, अगर एक ही स्टेटमेंट ये ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे ना तब भी आपका काम चल जाएगा। अब आपने यहां पर गौर करना है कि इफ एल्स के अंदर, अगर मैं यहां पर एक न्यू स्लाइड करूं, इफ एल्स के अंदर जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ट्रेडिशनल, उसके अंदर हम इस तरह इफ लगाते हैं, देन फिर हम कोई इसके अंदर स्टेटमेंट देते, कंडीशन देते हैं, कोई कंडीशन दी, देन फिर हम उसके आगे ब्रैकेट लगाते हैं कि ये इफ की स्टार्टिंग ब्रैकेट है। अब इस ब्रैकेट के अंदर जो भी काम होगा वो इफ के लिए होगा। देन हम सारा काम करते हैं, देन हम क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारे पास एज अ बॉडी आती है। लेकिन पाइथन के अंदर इस तरह नहीं होता। पाइथन इंडेंट के ऊपर चलता है, स्पेसिस के ऊपर चलता है। अगर मैंने पाइथन में ना तो ये ब्रैकेट्स होती हैं, तो इन ब्रैकेट की जगह हम इंडेंट यूज करते हैं। तो एक्चुअल में पाइथन क्या करता है, वो इन ब्रैकेट को कैसे समझता है, वो कहता है कि जी जो भी बॉडी है ना, आप बॉडी को थोड़ा सा एक स्पेस में शुरू करें, तो इसके अंदर जो भी काम होता जाएगा ना मैं बॉडी का समझता जाऊंगा। और जब आप इस बॉडी से बाहर आ जाएंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि ये मैं जरा बॉडी से बाहर आ गया ये। तो एक्चुअल में वो इसको, इस पूरी को एज अ स्टार्टिंग ब्रैकेट और एंडिंग ब्रैकेट कंसीडर कर रहा है, लेकिन हम ब्रैकेट्स डालते नहीं है। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग आप जावा यूज करते हैं, C++ यूज करते हैं या कोई और प्रोग्राम, उसमें आपको ब्रैकेट्स डालनी पड़ती है। तो हर किसी का सिंटैक्स चेंज है। तो इस चीज को हम इंडेंट कहते हैं। तो क्योंकि जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल और ह्यूमन से बहुत मिलती जुलती है, तो इसको हम इंडेंट कहते हैं। सो ये अब आपने याद रखना है कि जी ये हमारे पास जो इंडेंट का वर्ड बोलते हैं। तो कभी कभार अगर मैं इस तरह कर दूंगा तो मुझे एरर देने लग जाएगा कि अगर इस तरह हो जाता ये मेरी बॉडी से कुछ काम बाहर चला गया और ये मेरा इफ के अंदर नहीं, तो ये एरर देगा। तो इफ स्टेटमेंट हमारी इस तरह काम करती है। सो अब हम इसके अंदर यही इंडेंट का यूज करके इस चीज को हम लगाने की कोशिश करते हैं। मैं ज़रा इसके थोड़ा सा जूम बढ़ाना चाह रहा हूं ताकि कोई अगर मोबाइल पे भी देख रहा हो तो उसको आ जाए। ठीक है जी। अब इसके अंदर जब भी हमारे पास कोई इफ स्टेटमेंट लग रही है या कोई लूप लग रहा है या कोई भी डिसीजन मेकिंग हो रही है, जहां पर कोई डिसीजन लेना है, ये सारी चीजें डिसीजन मेकिंग में आती हैं, तो आपने कॉलन से उसको बताना है कि अब इसके बाद से मैं इस डिसीजन के लिए कुछ लिखने लगा हूं। जो ही मैं इक्वल टू प्रेस करूंगा तो ये मेरा जो VS कोड है ऑटोमेटिकली इसने देखें एक स्पेस आगे दे दी है। यहां पर अब कोड में मेरे मसले हैं, अब यहां पर मेरा प्रॉब्लम आएगा। अगर तो आपका
यहां पर नहीं आता तो आप एक टैब की स्पेस रख सकते हैं, नहीं तो आप एक स्पेस से भी काम कर सकते हैं। तो आसान तरीका, आप कॉलन दबा के एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपनी स्पेस जनरेट कर लेगा। सो अब मैंने यहां पर कि अगर तो इफ ये इफ चलता है तो इसकी बॉडी में आएगा, तो दिस इज द बॉडी। हैश का कीवर्ड यूज करके हम पाइथन के अंदर अपने कमेंट्स लगा सकते हैं। तो अगर आपने कहीं भी कमेंट ब्लॉक यूज करना हो सिंगल लाइन, तो हम हैश यूज करेंगे, ठीक है। ताकि मैंने अब थोड़ा सा लिख दिया ताकि पता चल जाए कि यहां से बॉडी स्टार्ट है। तो इसके अंदर मैं सिंपल ये लिख देता हूं कि आप प्रिंट कर दें नंबर इज इवन। अब अगर तो ये मेरे पास एक इफ लगा हुआ है, अगर तो मेरे पास रिमाइंडर 0 आएगा 2 की डिवीजन के बाद, तो ये इधर आता रहेगा। लेकिन अगर इसके अलावा कोई ऐसा नंबर आएगा जो कि ऑड है, मेरा लूप इसको कंसीडर नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम इफ और एल्स, अगर आसान उर्दू जुबान में आप समझें, अगर ये नहीं तो ये, अगर ये वरना ये, तो ये जो है ना उर्दू जुबान का, ये नहीं तो ये। तो आप कभी भी उर्दू में भी बात करते हैं किसी से, तो मतलब अगर कोई भी बात करते हैं कि आप दुकान पे जाना, वहां से सर्फ एक्सेल ले लेना, अगर वो ना मिला तो फिर एरियल ले लेना, अगर वो ना मिला फिर कोई भी ले लेना। तो देखें इसमें एक है, मैंने 3 कंडीशनें उसको डिसीजन मेकिंग में दे दी, जिसको भी मैंने सर्फ लेने भेजा के अगर तो ये है तो दूसरी चीज ये ले लेना, अगर दूसरी भी नहीं मिली तो ये ले लेना। लेकिन अभी हमारे कंडीशन में 2 स्टेटमेंट है कि अगर तो उसका परसेंटेज 2 डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर है वो 0 आए तो इवन है, नहीं तो सारे ऑड है। तो मैं एक एल्स लगाऊंगा। अब देखें मैंने एंटर किया, मैं यहां पर एल्स नहीं लगा सकता, मैं अभी इफ के अंदर हूं, मुझे इफ से बाहर आना पड़ेगा। अगर इफ के अंदर ही एल्स लगाना है देन मैं लगा सकता हूं। तो ये मेरे आईडीई ने नहीं भेजा, तो मैंने एक यहां से एंटर किया, प्लस एक मैंने यहां से बैक स्पेस दबाई इस एल्स से बाहर, इस इफ से बाहर आने के लिए। देन अब मैं एल्स के अंदर अपनी एक कंडीशन लगाऊंगा जो भी मुझे चाहिए कि जी, मतलब सारी बात एक प्रिंट ही करवाना है। तो ये मेरे पास बॉडी ऑफ एल्स है। ये मैं लिख इसलिए रहा हूं ताकि आपको याद रहे, ये कमेंट है, ये कोड चलेगा नहीं, इसको इग्नोर करेगा। सो यहां पर हम लिख रहे हैं प्रिंट नंबर इज ऑड। सो ये अब हमारे पास सेव हो गया। सिंपली ये यहां पर आपके VS कोड जो लोग यूज कर रहे हैं उसके यहां पर ये रन का ऑप्शन आ जाएगा। तो डायरेक्ट मैं रन करूंगा, तो अब ये मुझसे एंटर अ नंबर मांग रहा है और मेरा यहां पर आके जो टर्मिनल पे है मेरी आउटपुट रुक गया जब तक मैं नंबर नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि वहां से नंबर आना है। तो सबसे पहले मैं नंबर इसके लिए जो भी देना चाहूं डायरेक्टली मैं 2 देता हूं और एंटर करता हूं, तो मुझे बता रहा है नंबर इज इवन। क्योंकि अगर आप 2 डिवाइड बाई 2 करें तो उसका रिमाइंडर कोई नहीं बचता, वो ऑटोमेटिकली 0 आ जाता है, नंबर इज इवन। देन मैं CLSS को क्लियर कर रहा हूं क्योंकि ये मैं कमांड प्रॉम्प्ट नीचे टर्मिनल मेरा यूज हो रहा है। मैं दोबारा रन कर रहा हूं प्रोग्राम को। अब मैं इवन नहीं दे रहा, अब मैं 5 दे रहा हूं, जाहिर बात है इसका रिमाइंडर 2 1 या कुछ बचेगा। तो ये मुझे बता रहा है नंबर इज ऑड। सो ये मेरे इफ और एल्स के स्टेटमेंट के ऊपर काम चल रहा है। सो आप सिंपल इफ एल्स के अंदर कोई भी डिसीजन मेकिंग करनी होगी ना, वो हम इधर से कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी है आप इफ एल्स लगा के, क्योंकि आगे जब डाटा साइंस में जाएंगे तो हमें छोटी छोटी बात पे अपना छोटा सा डिसीजन लेना पड़ेगा कि अगर डाटा इस तरह का नहीं है तो उसको क्लीन कर दो, अगर इस तरह का डाटा तो उसको ऐसे कर दो। तो ये इफ एल्स हम लगाते हैं। तो अभी हम जरा थोड़ा और जाएंगे आगे, थोड़े जरा इफ एल्स इफ लगाएंगे। जो मैंने आपको सर्फ वाली एग्जांपल दी, यहां पर एक ही मेरे पास कमांड थी, अगर ये है नहीं तो ये कर दो। और अगर मेरे पास 2-3 कमांड हुई कि अगर ये है नहीं तो ये चेक करना, नहीं तो तीसरी चीज चेक करना, और अगर इन तीनों में से कुछ ना हो तो फिर ये कर देना। तो इसको कहते हैं हमारे पास मल्टीपल इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। फिर कुछ नेस्टेड इफ होते हैं, नेस्टेड स्टेटमेंट्स होती हैं। नेस्टेड स्टेटमेंट्स क्या होता है? नेस्टेड का मतलब है, आपको पता है, नेस्टेड का मतलब होता है मेटा, एक के अंदर एक। सो हम ये चेक करेंगे कि अगर मैं आपको वही एग्जांपल दूं जो भी मैं सर्फ वाली दे रहा था, तो उससे आपको थोड़ा और इजीली समझ आ जाएगा। अब मैंने आपको थोड़ी सी दुकानों के लिए भी बता दिया कि फॉर एग्जांपल आप किसी स्पेसिफिक कैश एंड कैरी में जाना,
अगर वो कैश एंड कैरी खुली हुई फिर आपने एरियल चेक करना है, सर्फ एक्सेल चेक करना है, नहीं तो कोई और ले आना। अगर वो कैश एंड कैरी भी ना खुली हुई तो फिर किसी और दुकान से ये वाला सर्फ ले आना। तो देखें मैंने एक स्टेटमेंट पहले एक कंडीशन दी, फिर उस कंडीशन के अंदर मल्टीपल मैंने कंडीशन दी, तो इसको कहते हैं नेस्टेड। एक कंडीशन के अंदर कंडीशन हो तो ये नेस्टेड है। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स होती हैं कि आप सिंपल इफ एल्स लगा लें, देन फिर इफ एल्स इफ लगा लें, देन फिर नेस्टेड स्टेटमेंट्स लगा लें। तो इसके अंदर हम ये काम कर सकते हैं। तो ये सर एक नेस्टेड इफ की एग्जांपल भी दे देना प्लीज। नहीं, अभी हम ये सारे पढ़ेंगे चीजें, अभी तो मैं हम सिर्फ अच्छा अभी इफ के लिए हैं। ठीक। ओके, अब जरा इस लेवल के ऊपर आपने डिबग लगाना सीखना है कि अगर तो इस लेवल के ऊपर डिबग लगाना आपको आ जाता है ना तो आपके लिए इजी है। अब देखें मेरा प्रोग्राम चला, मुझे नहीं पता कि प्रोग्राम ने क्या किया है, इफ के अंदर कब गया है, क्या हुआ है, उसने ऑटोमेटिकली दे दिया। अब मैं अपने प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन चलाना चाहता हूं। अभी देखें मेरे पास 8 लाइन ऑफ कोड है। जब ये मेरे पास नंबर लाइन ऑफ कोड 250 300 हो जाएंगे ना तो फिर मुझे इस तरह एरर पकड़ना आसान है। इसमें तो बड़ा आसान है यार, 4 है, मैं फटाफट चेक कर लूँ, कोई मसला तो नहीं आया। तो अब मैं एक काम करता हूं कि मैं इसको डिबग लगाता हूं। तो ये सिंपल रन का तरीका है। डिबग के लिए आप कहीं पे भी देखेंगे ना, अगर यहां पर भी आई थिंक डिबग के अंदर ना ये आपको एक जो ये स्पाइडर सा नजर आएगा। तो ये प्रोग्रामिंग कन्वेंशन में कहीं पे भी डिबग लगाना हो ना तो इसको हम स्पाइडर की तरह कहते हैं, क्योंकि वो स्पाइडर इस तरह जाल बनाते 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 बिल्कुल एंड तक जाता है और वो सारे जाल आपस में कनेक्टेड हुए होते हैं। तो इस वजह से इसको हम डिबगिंग कहते हैं। तो ये देखेंगे आप यहाँ पर मेरे राइट साइड पे देखेंगे तो ये रन के साथ डिबग का निशान बना हुआ है, यानी कि कोड रन नहीं करेगा, डिबग भी करेगा। और यही काम मैं यहाँ से रन के अंदर जाके भी स्टार्ट डिबगिंग से भी कर सकता हूँ। सो VS कोड के अंदर क्योंकि ये मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, आप PY चार्म यूज करेंगे वो डायरेक्ट डिबग करेगा। इसके अंदर थोड़ी सी कन्फिग्रेशन है छोटी सी, वो हम करते हैं। आपने यहाँ से रन और डिबग करना तो डायरेक्टली डिबग कर देगा, और उसके लिए हम एक जेसन की लॉन्च फाइल बना लेते हैं, हमेशा डिबग करे। अब डिबग के अंदर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उसको कहते हैं ब्रेक पॉइंट। ये अब आपने याद रखना है। ब्रेक पॉइंट का मतलब ये होता है कि ऐसा पॉइंट जहां से अपने प्रोग्राम को इंटरप्शन देनी है, ब्रेक करना है। फॉर एग्जाम्पल ये 500 लाइनें हैं, अगर तो मैंने फर्स्ट लाइन पे डिबग लगा दिया तो मेरा कोड एक एक लाइन के बाद रुकेगा चलेगा रुकेगा चलेगा, और मैं एरर मेरा पड़ा हुआ 350 लाइन के ऊपर, तो मुझे तो बड़ी टाइम लग जाएगी। तो हम डायरेक्ट उसके ऊपर ब्रेक पॉइंट लगाते हैं जहां से हमें डिबग स्टार्ट है। अभी मैं फर्स्ट पॉइंट पे लगा रहा हूं, तो अगर मैंने यहां पर लगाना है ना तो ये देखिए रेड सा निशान आ रहा है हर लाइन के ऊपर। मैं जो इसके ऊपर हॉवर कर रहा हूं ना, ये मुझे ब्रेक पॉइंट्स के बता रहा है कि किस जगह लगाना है। हटाऊंगा तो लग जाएगा, मैं जहां क्लिक कर दूंगा अब ये मेरा ब्रेक पॉइंट लग चुका है इसके ऊपर। अब मेरा कोड इधर आके रुक जाएगा। अब मैं रन एंड डिबग करता हूं, और यहां से ये मुझे पाइथन फाइल है। अब ये देखें जी, अब ये मेरा कोड यहां पर आकर रुक गया है, कोई रन नहीं हुआ। अब यहां पर इस थोड़ी सी स्क्रीन को समझें आप। अब यहां पर कुछ वेरिएबल्स आ रहे हैं, देन ये लोकल्स आ रहे हैं, ये मेरे पास वॉचेस आ रही हैं। इसको मैं खत्म कर देता हूं यार। वेरिएबल्स आपके जो जो वेरिएबल हमने बनाए हुए हैं ना, वो सारे वेरिएबल इसके अंदर आपके शो होंगे। इस वेरिएबल के अंदर वॉच का मतलब ये होता है कि आप कोई स्पेसिफिक कंडीशन वॉच करना चाहते हैं, उसको आप वॉच कर सकते हैं। यानी कि ऐसी कोई लॉजिक जो प्रोग्राम में तो नहीं लगी हुई, लेकिन आप इस वॉच के खाने में रन टाइम पे उसको दे के करते हैं कि अगर ये इस तरह हो जाता तो क्या होता। अब मैं बार बार प्रोग्राम चेंज नहीं करूंगा, तो मैं वॉच के अंदर अपनी छोटी सी लॉजिक को टेस्ट कर लूंगा। वेरिएबल के अंदर हमारे पास सारे वेरिएबल आएंगे। अब ये मुझे बता रहा है कि जी आपका कोड यहां रुका हुआ है ब्रेक पॉइंट के ऊपर। देखें नीचे आउटपुट में देखें, रुका हुआ है, कुछ भी नहीं चल रहा। अगर तो मैं अब ये थोड़ी सी समझे कंट्रोल्स, अगर तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा ना तो मेरा ब्रेक पॉइंट खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोग्राम मेरा कंटिन्यू हो जाएगा। अगला है मेरे पास स्टेप ओवर, स्टेप इनटू, स्टेप आउट, रीस्टार्ट एंड स्टॉप। अच्छा, स्टेप इनटू हमारा यूज होता है आपने किसी स्पेसिफिक मेथड के अंदर जाना हो, ये बाद में हम देखेंगे। अभी आपका काम खाली स्टेप ओवर और स्टॉप के ऊपर होना चाहिए। अब स्टेप ओवर के लिए आप यहां से क्लिक भी कर सकते हैं और F10 भी दबा सकते हैं। अब ये मैं जब जो स्टेप ओवर करूंगा तो ये एक लाइन चलाएगा, स्पेसिफिक एक लाइन चलाएगा।
ज़्यादा लाइनें नहीं चलाएगा, सिर्फ 1 लाइन चलाएगा और ब्रेक पॉइंट नेक्स्ट लाइन पर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। ये मैंने एक दफ़ा दबा दिया। अब देखें जी मेरा एंटर नंबर आ गया नीचे और अभी तक वेरिएबल में कुछ नहीं है। मैं यहां पर नंबर देने लगा हूं 5, एंटर किया। अब देखें जी ये मेरे पास वेरिएबल में नंबर 5 आ गया। इसने मुझे बता दिया कि आपके पास एक वेरिएबल है, नंबर आ गया। और इस स्पेशल वेरिएबल पाइथन के अपने वेरिएबल्स हैं जो कि यूज कर रहे हैं, इससे हमें जरूरत नहीं है। तो अब आपको देखें यहां से कोड में आपको नहीं पता चल रहा कि नंबर के अंदर क्या गया, लेकिन मुझे यहां से नंबर में पता चल गया 5 गया। अब मैं यहां पर आपको एक वॉच की बताता हूं। अब मैंने अगर चेक करना हो यार इस नंबर की टाइप क्या है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर एक वॉच बना लूंगा फटाफट, अपनी एक्सप्रेशन को वॉच करूंगा, जो कि मेरे कोड में नहीं है, कोड मेरा वहीं पर रुका हुआ है। तो मैं यहां से लिखता हूं टाइप NUM, तो ये मुझे बता रहा है क्लास स्ट्रिंग है। कोड में मैंने कोई चीज चेंज नहीं की, प्रोग्राम मेरा रुका हुआ है, मैं अपनी लॉजिक को टेस्ट कर रहा हूं। तो इस चीज को हम डिबग कहते हैं। वॉच पड़ी हुई है। अब मैं दोबारा स्टेप ओवर पे जाऊंगा, तो अब मेरे पास नंबर में देखें 5 आ गया और उसने मुझे क्लास टाइप इंट कर दी। मैं इधर से इसको हॉवर करूंगा, यानी कि नंबर पे थोड़ी देर रखूंगा, क्लिक नहीं करूंगा तो भी ये मुझे शो करेगा। अब देखें जी मैंने दिया 5। अब 5 जो है वो तो हमारा ऑड नंबर है, तो ये इफ में नहीं जाएगा। तो ये देखें जी हम इफ पे क्लिक करते हैं स्टेटमेंट में, ये डायरेक्ट एल्स के अंदर आ गया। इसने ये प्रिंट किया, प्रोग्राम हमारा यहां से प्रिंट होके आ गया। तो बार बार डिबग करने से हम यहां पर एक लॉन्च फाइल बना लेते हैं कि हर बार, क्योंकि वो पूछ रहे हैं आपकी कौन सी एप्लीकेशन है, क्योंकि जो हमारी ये VS कोड है मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। तो लॉन्च फाइल का मतलब है हम ज़्यादा पाइथन पे काम कर रहे हैं, तो हम एक पाइथन की फाइल बना रहे हैं। इसने ऑटोमेटिक कर दी, इसको ऐड कॉन्फ़िगरेशन, नहीं ऐड कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं है, बस आपने क्रिएट करना है, यहाँ से ये आ जाएगी। इसको आपने कंट्रोल S से सेव कर लेना। तो अब ये देखिए हमारे ना इसके अंदर ऑटोमेटिकली ये आ रहा है, ये पाइथन के लिए ना। तो मैं अब यहाँ से जाता हूँ और अब डिबग में लगाता हूँ डायरेक्ट एल्स के ऊपर, बल्कि इफ़ के अंदर लगाता हूँ, क्योंकि अब मैं इफ़ को टेस्ट करता हूँ। फिर इसी पे जाएंगे तो अब मेरे पास ये देखें ये स्टार्ट डिबगिंग ऑटोमेटिकली आ रहा है। ठीक है, अब वो बार बार नहीं आएगा, तो बस इस पर डायरेक्ट करते हैं तो मेरा डिबग चल जाएगा। एंटर अ नंबर, अब मैं 2 देता हूँ, तो ये देखें जी डिबग मेरा यहाँ पर आके रुक गया। अब मैंने यहाँ पर अपनी लॉजिक को टेस्ट करना है, मैंने इसको कॉपी किया, मैं वाचिस बना रहा हूँ। अच्छा यार अगर ये होता है नंबर पे तो 0 आ रहा है। अच्छा अगर नंबर की जगह यहाँ पर 50 होता फिर क्या आता, फिर भी 0 आता। अच्छा 51 होता तो 1 आता। तो देखिए ना मैं रिमाइंडर टेस्ट करता जा रहा हूँ साथ साथ ना, तो अपनी कंडीशंस को आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। सो F10 से हम स्टेप ओवर करेंगे, प्रिंट करेंगे और ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। सो ये मेरे पास जो सेशन 2 बने हुए हैं, ये सेशन मेरे पास डिबग का बना है। मैं डिबग को ख़त्म किया, अब मैंने कोड अपना डिबग से एक रेडी कर लिया। सो ये अब आप अपने डिबग से काम कर सकते हैं सारे। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कि जी ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये तो देखें मैंने इक्वल टू 2 बार डाला है। क्यों? क्योंकि इफ और इफ के अंदर जब कोई भी कंडीशन टेस्ट करेंगे ना तो आपको डबल यूज करना पड़ता है। तो इसको कहते हैं हमारे अर्थमेटिकल ऑपरेशन हैं जिस पे टेस्टिंग होती है। सो ये सारे बताने के लिए ना मैं यहाँ पर एक सेशन IDLE का खोल लेता हूँ, जो प्योर पाइथन का इंटरप्रेटर है, जिसके अंदर हमें कोई चीज़ की जरूरत नहीं ताकि हमें पता चल जाए। अब अगर देखें मैं 4 इज इक्वल टू 4 लिखता हूँ तो ये मुझे एरर बता रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी कंडीशन चेक होती है वो डबल इक्वल टू पे आती है। सो ये देखें ये मुझे बता रहा है ट्रू, क्योंकि जो इफ है ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। अगर ट्रू होगी तो उसकी बॉडी में चला जाएगा, तो आपने डबल देना है। और अब ये सिर्फ कंडीशन में आपको बताता जा रहा हूं, अब इसको देखते जाएं। अगर 2 वेरिएबल या 2 न्यूमेरिकल वैल्यू आपस में बराबर हैं तो ये रिटर्न करेगा। अगर मैंने चेक करना हो कि ये नॉट इक्वल है, कभी ऐसी कंडीशन लगानी हो कि जिस तरह अभी देखें ये 4 5 के बराबर है, फॉल्स दे रहा है, लेकिन मैं इस कंडीशन को दूसरी तरह भी ट्राइवर्स कर सकता हूं कि अभी मैंने बताया कि 4 इज इक्वल टू 5, अब मैं कहूंगा 4 इज नॉट इक्वल टू 5, तो नॉट के लिए हमारे पास ये एक्सक्लेमिनेशन का ये वाला जो एक्सक्लेमिनेशन होता है ये साइन यूज होता है। अब मैं ट्रू ये स्टेटमेंट मेरी ट्रू रिटर्न करेगी, 4 नॉट इज इक्वल टू 5, तो ये मेरी कंडीशन ऑटोमेटिकली ट्रू होगी। ग्रेटर देन लेस देन के लिए 2 ग्रेटर देन 1 ट्रू है, 2
लेस देन 3 ये भी ट्रू है। देन ग्रेटर देन एंड इक्वल का भी हम साइन लगा सकते हैं कि बड़ा हो या बराबर हो। देखें 2 ग्रेटर देन 2 एक्चुअल में फॉल्स है, लेकिन अगर हम 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 कर देंगे तो ये चेक करेगा कि या तो इससे बड़ा हो या इसके बराबर हो। इसी तरह हम ये मल्टीपल जितनी भी हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं इनको हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह लेस देन इज इक्वल टू भी होता है कि 2 लेस देन इज इक्वल टू 1 है, मतलब 2 भी एक से छोटा नहीं, लेकिन अगर 1 लेस देन एंड इज इक्वल टू 2 कर देंगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये कंडीशंस हैं हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह ये तो सिंपल एक एक कंडीशन है, आप मल्टीपल कंडीशन भी दे सकते हैं जिसको हम लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं, जिसमें एंड होता है और होता है और नॉट होता है। तो एंड के लिए मैं अब 2 कंडीशन एट अ टाइम चेक करना चाह रहा हूं। जिस तरह मैं कह रहा हूं कि 3 ग्रेटर देन है 2 के, उसने ट्रू बताया, और 4 ग्रेटर देन है 1 के, उसने तब भी ट्रू बताया। अब मैं एक ऐसी कंडीशन टेस्ट करना चाह रहा हूं जिसमें यह बताए कि दोनों एट अ टाइम ट्रू हों। तो मैं करूंगा 3 ग्रेटर देन 2 एंड का कीवर्ड डालूंगा एंड लिखूंगा 4 ग्रेटर देन 1। इनमें से अगर एक कंडीशन भी मेरे पास फॉल्स हो जाती है ना, तो मेरी पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। एंड का मतलब है दोनों, और ये भी और वो भी। और ऐसी कंडीशन जहां पर आपने कोई एक कंडीशन को करना हो उसके लिए और यूज कर सकते हैं। अब अगर आपने इसमें से कोई एक कंडीशन को ट्रू करवाना हो सो आप और यूज कर सकते हैं, जैसे 3 ग्रेटर देन 2 और 4 ग्रेटर देन 5। तो देखेंगे ट्रू एन में से जो 3 है वो तो 2 से ग्रेटर देन है, लेकिन 4 5 से ग्रेटर देन नहीं है। लेकिन एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो ये हमें ट्रू देगा। इसी तरह आपको 3 बताए थे एंड और नॉट। नॉट का कीवर्ड ये वाला यूज करते हैं हम, तो ये नॉट ट्रू के लिए यूज होता है, जिस तरह के 4 इज इक्वल टू 4। ये ट्रू दे रहा है, तो अगर मैं इसके पीछे नॉट लगा दूं 4 इज इक्वल टू 4, सॉरी नॉट 4 इज इक्वल टू 4, ये एक्चुअली हमें फॉल्स दे देगा। ये इस तरह के हमें, मैंने सिर्फ ये आपको सिर्फ बताया है कि ये सारी मेजोरिटी यही होती हैं, इन्हीं के ऊपर हम एक अपनी जो है लॉजिक तैयार करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं प्रोग्रामिंग का, जो आप समझ लेना निचोड़ है। ये एक स्टेटमेंट्स हैं जिसमें डिसीजन मेकिंग है, लूप्स हैं और फंक्शंस हैं। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है। जी जी वो ये पूछें। है कि डेटा साइंस में हम कितना जो है पाइथन को यूज़ करते हैं, मतलब जो लॉजिक बिल्डिंग्स हैं, लूप्स हैं, फंक्शंस हैं, बहुत ही रेगुलर बेसिस पे यूज़ होते हैं, या बहुत ही मतलब कोई से रेयर केसेस होते हैं जहाँ हम यूज़ करते हैं? डेटा साइंस में तो सबसे ज़्यादा यूज ही यही होती हैं चीज़ें, क्योंकि देखें डेटा साइंस के अंदर जो मेजरली चीज़ है वो प्रिडिक्शन है। प्रिडिक्शन आपको ये सारा काम करके देती है, लेकिन प्रिडिक्शन की 2 रिक्वायरमेंट है, बल्कि एक रिक्वायरमेंट है और एक आउटपुट है, कि वो आपसे इनपुट लेगा। जितनी अच्छी इनपुट उसको मिलेगी ना, उतना अच्छा वो प्रिडिक्ट करके देगा। और अच्छी इनपुट बनाने के लिए डाटा को उस मॉडल के इक्वेलेंट रखना पड़ता है कि उसको कैसा डाटा चाहिए। या आप चैट जीपीटी की एग्जांपल ले लें। चैट जीपीटी के अंदर जितना अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे, जितना अच्छा आप उसको क्यूरी करेंगे, उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आप गलत इंग्लिश लिखें, स्पेलिंग में मिस्टेक्स हो, इंग्लिश का स्ट्रक्चर ना हो, एक ही आप चैट जीपीटी के अंदर अगर एक ही आपके पास प्रॉम्प्ट खुला हुआ है, मतलब उसमें जारी बात है प्रॉम्प्ट आपके सेव होते हैं, आप हिस्ट्री सेव होती है, और ये आपकी रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे चैट जीपीटी काम करता है, यानी कि यूजर की इनपुट के ऊपर अपनी प्रेडिक्शन को इंप्रूव करता है। अगर आपने एक चैट खोली, उससे पहले आप उसे हेल्थ केयर का पूछते रहे कि यार मुझे टाइप 2 डायबिटीज़ है, मुझे कोई मेडिसिन बताओ, फिर आपने हेल्थ केयर को, और साथ ही आपने उससे डाटा साइंस का कुछ पूछ लिया, तो ये देखें गलत प्रॉम्प्ट हो गया। तो जितना अच्छा आप उसको डाटा देंगे ना, इनपुट देंगे, उतनी अच्छी प्रेडिक्शन होगी। तो ये जो सारी चीजें सबसे ज्यादा जरूरी कहां पर आएंगी? आपकी डाटा प्रिपरेशन में। जब आप डाटा उठा के लाएंगे ट्विटर से, फेसबुक से, वो बड़ा रफली रॉ साइड का डाटा होगा, तो उस डाटा को क्लीन करने के लिए स्टेटमेंट्स यूज होती हैं लॉजिक के लिए। तो जब हम डाटा साइंस वाले साइज पहुंचेंगे तो फिर मैं आपको थोड़ा सा उसमें बताऊंगा। ओके, अब एक एग्जांपल और करते हैं जिसके अंदर हम इफ एल्स इफ लगाएंगे। इफ बता दिया आपको मैंने, इसको मैं बंद करता हूं। इफ आपको बता दिया, एक इफ होता है
उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट लगती है, जैसे यहां पर हमारे पास स्टेटमेंट आ गई, देन फिर ब्लॉक होता है, फिर हमारे पास बॉडी होती है। मैं कमेंट कर लूं ताकि एरर ना आए। देन इफ का अगर एक ही कोई लॉजिक लगानी है तो हम एक इफ में अपना काम खत्म कर देंगे, नहीं तो हम एक एल्स लगाते हैं, और अगर इफ से कोई रिजेक्टेड चीजें होंगी वो हमारे पास एल्स की बॉडी में आ जाएंगी। ये तो अभी मैंने आपको बता दिया। अब इसे एक और स्टेप चलते हैं जहां पर मैंने आपको एग्जांपल दी थी मल्टीपल इफ्स की। तो अगर तो ये है तो उसके लिए जो एक और इफ लगाना है तो इस तरह आप इफ लगाएंगे, ये दो अलग इफ हो गए हैं। सो इसके लिए आपको एल्स इफ लगाना पड़ेगा। देखें एल्स के अंदर आप नई लॉजिक नहीं बता सकते, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं ले सकते कि जिस तरह मैंने यहां पर बताया था कि अगर 2 बराबर है 2 के तो ये करो। अब एल्स में मैं कोई कंडीशन नहीं दे सकता, अच्छा ये भी चेक करो। उसके लिए आपको एल्स इफ लगाना पड़ेगा। और एल्स इफ क्या करेगा, इसके लिए हमारे पास ELIF यूज होता है एल्स इफ में पाइथन के लिए। इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगी कि आप यहां पर भी कंडीशन लगा सकते हैं, 2 बराबर है 3 के। अब ये जो इफ है इसका ये एल्स इफ पार्ट है, और इसके अंदर फिर हम एक बॉडी लगाएंगे। सो ये इस तरह एक काम करता है। अब एक पूरी एग्जांपल कराता हूं आपको ताकि आपको ये थोड़ा इजीली समझ आ जाए। अब मैं थोड़ा सा स्ट्रिंग को यूज करूंगा, थोड़ी सी लिस्टिंग को यूज करूंगा। सो अब मेरी आवाज शायद ना है क्योंकि मैं जरा फटाफट लिखना चाह रहा हूं आपके लिए, क्योंकि मैं जो ये भी बेसिक चीजें ना ये खुद टाइप कर रहा हूं ताकि जो एरर है आप समझ लग जाए। फिर जब तो हमारे पास क्लास का टाइम कम होगा, जो थोड़ा बड़ा काम होगा वो शायद मैं पहले से इतना बना के रख लूं। लेकिन अगर आप कहेंगे तो हम इसके अंदर रख भी सकते हैं, मतलब लाइव कोड भी कर सकते हैं। पाकिस्तान के नाम की एक लिस्ट बनाते हैं जी, जिसमें समोसा है, दाल है और नान आगे। एक लिस्ट बन गई। ये कोई जो हमारे पास फूड कुजीन्स जिसको कहते हैं ना, मतलब स्पेशलिटी है हर मुल्क की ना, तो हम एक थोड़े से बना रहे हैं। एक चाइनीज़ को मैंने यूज़ किया, चाइनीज़ के अंदर क्या क्या स्पेशलिटी हैं। एग आ गया, राइस आ गए, और एक 3 सारों में डाल रहे हैं तो इसमें भी 3 करते हैं। इसके अंदर मैं एक पॉट यूज़ करता हूँ, उनके पॉट बड़े फेमस हैं। इसी तरह इटालियन ज़रा चेक करते हैं, इटालियन की कौन कौन सी कुजीन्स हैं। पिज़्ज़ा है। इसी तरह मेरे पास अगली चीज़ है पास्ता, और और पिज़्ज़ा भी है, पास्ता भी है, नूडल। वैसे नूडल तो चाइनीज़ के हैं लेकिन हमने इसमें डाल दिया। ओके, इसी तरह मैं डिश की इनपुट ले रहा हूँ। अब यूज़र से पूछते हैं हाँ जी आप, मतलब वो ये पता करना चाह रहे कौन सी डिश कौन सी कुजीन में पड़ी हुई है। इसी तरह इनपुट लेंगे और यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट देंगे जो उससे हमने मैसेज लेना है, एंटर अ डिश नेम। ठीक है जी, डिश नेम आएगी। अब हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये स्ट्रिंग की लिस्ट है तो वो स्ट्रिंग में ही आ रही है, कौन सी न्यूमेरिकल ऑपरेशन है। अब मैं इफ़ लगाता हूँ, इफ़ डिश। अब मैं देखें जो आपको चीज़ें पहले पढ़ा चुका मैं वही नहीं यूज़ कर रहा, थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा फ्लेवर सीखने को मिले। इफ़ डिश, अब मैं इन का कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ। इनका मतलब है कि जो भी वर्ड आ रहा है इन लिस्ट के अंदर है कि नहीं। मैंने आई थिंक लिस्ट के अंदर आपको बताया भी था। अगर तो मैं कहता हूँ कि अगर तो ये जो डिश दे रहा है वो इन पाकिस्तान वाली लिस्ट में है तो प्रिंट कर दे आप पाकिस्तान। अब मैंने वापस आने एक और लगानी है तो मैं अब इफ के अंदर नहीं रहूंगा, मैं इफ से बाहर आया। अब बताया एल इफ, यानी कि एक और कंडीशन लगाने लगा हूं। अब सिंपली मैं करूंगा डिश इन चाइनीज। अब देखें आईडी का फायदा है, मुझे ना स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं हो रही, मैं सिर्फ ये करता हूं मेरे पास सजेशन आ जाती है। इसी तरह मैं इसमें लिख देता हूं प्रिंट
चाइना, ओके चाइनीज़ ही लिखते हैं। ओके, देन एक और एल इफ, इसमें भी ये कंडीशन दे रहा हूँ, डिश इन, सॉरी, डिश इन इटालियन, प्रिंट इटालियन। तीनों कंडीशंस लग गई। ऐसी डिश जो इन तीनों में ना हो, तो इन तीनों के लिए कंबाइन एल्स लगाऊंगा और उसमें आप प्रिंट करा देंगे। जो कि आपने कभी देखा होगा, सॉरी आई डोंट फाइंड योर डिजायर कुजाइन। लें जी, सेव हो गया। अब चेक करते हैं, कोड को थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि स्क्रीन पे नज़र आए। डिबग नहीं लगा रहा, डायरेक्ट प्ले करने लगा हूँ। एंटर डिश नेम, एग, चाइनीज़ आ गई। अगेन रन किया, नूडल एंड डबल ओ डी एल। देखिए मेरा नूडल के स्पेलिंग गलत लिखे तो ये मेरे इस एल्स में चला गया। दोबारा रन करते हैं, एंड डबल ओ डी एल ई। ओके, एंड ओ हो, एन डबल ओ डी एल ई, इटालियन आ गई। फिर प्ले करते हैं, एन ए एन, नॉन, पाकिस्तानी आ गई। और अब कुछ हम ऐसी डिश देते हैं जो इन सारों में ना हो। हम दे देते हैं लेज़, एक चिप्स का नाम दे देते हैं। तो ये बता रहा है सॉरी डन। अब अगर फास्टली मैंने इसके ऊपर डिबग से देखना हो कि ये वेरिएबल्स कैसे आ रहे हैं एक एक, मैं फर्स्ट लाइन पे डिबग लगाऊंगा, इसके अंदर आऊँगा, ये प्ले का बटन क्योंकि मैंने लॉन्च फाइल बनाई है तो डिबग आ गया। इस वॉच को ख़त्म करने लगा हूँ। जो पीछे वॉच है वहाँ पड़े होते हैं, वेरिएबल्स मेरे पास आते जाएंगे। मैं अब यहाँ से स्टेप ओवर करता जा रहा हूँ। देखें जी, मेरे पास पाकिस्तान के अंदर लिस्ट आ गई है। तो ये देखें लिस्ट, ये मुझे ये भी बताता है कि इसके 0 इंडेक्स पे ये पड़ा है, 1 पे ये पड़ा है, 2 पे ये पड़ा है, इसकी लेंथ 3 है। तो ये सारी चीज़ें हमें डिबग बता रहा होता है। नेक्स्ट गे, सो पाकिस्तानी आ गई, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। फिर नेक्स्ट गे, इटालियन आ गई, एंटर डिश नेम पे आकर रुक गया। तो मैं इसके अंदर नूडल देता हूँ, ताकि नहीं बल्कि एग देते हैं दरमियान वाली। और अब ये गया इसके ऊपर। सो ये इस इफ़ के अंदर आया क्योंकि ये चाइनीज़ के अंदर थी, बाकी कंडीशन कोई नहीं, फॉल्स होगी। सो इसने चाइनीज़ की और हमारा कोड बाहर आ गया। सो ये जो था, सिंपली हम इस तरह करके अपनी मल्टीपल इफ़ एल्स के अंदर स्टेटमेंट लगा सकते हैं। इसी तरह आप एक इफ़ के अंदर लगा सकते हैं जिसको हम नेस्टेड कहते हैं, मतलब इफ़ के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स लगाएं। अभी तो देखें ये एक इफ़ है, तो इफ़ नहीं चला तो हम कहते हैं एक इफ़ चले, देन उसके अंदर हमारे पास हो। सो इसके लिए एक छोटा सा अगर मैं इसी को करूं ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि इस एग्जांपल के ऊपर अगर मैं कुछ इस सारे को मैं एक इफ़ में लगाना चाहूं, तो सबसे पहले हम उसे डिश का नाम मांग रहे हैं। डिश के नाम से पहले हम उससे कोई एक, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसके ऊपर एक सिक्योरिटी कोड लगा दिया 000, कि जो 000 देगा, या बल्कि एक इंटीजर लगाते हैं 0, अगर तो वो 0 देगा तो वो ये मेरा सर्च वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो अब मैं डिश से पहले एक उससे इनपुट ले रहा हूँ स्पेशल की वाली, की प्लीज़ एंटर अ की। ये मैंने की लगाई। अब ये की
को या तो मैं अगर स्ट्रिंग में टेस्ट करना चाहता हूँ तो स्ट्रिंग में टेस्ट कर लूँ, नहीं तो मैं इसको एज अ ज़ीरो कर लूँ, तो मैं इस की को पहले कन्वर्ट कर लूँगा इंटीजर में की। अब इसके ऊपर मैं एक इफ़ लगाता हूँ, इफ़ आप ब्रैकेट के अंदर भी कर सकते हैं, ब्रैकेट से बाहर भी, की इज इक्वल टू 0 तो क्या हो, तो मैं कहता हूं अगर तो की वो 0 देता है तो ये जितना सारा काम है ये सारा इस इफ के अंदर चला जाए। तो मैंने एक टैब दबा दी, अब ये नेस्टेड इफ लग गया। देख रहे हैं ये कि मैंने एक की मांगूंगा उससे, वो की देगा, अगर तो वो 0 देगा तो वो इसमें आएगा, तो ये इफ चलेगा तो इसके अंदर वाली वो मुझसे कुजीन मांगेगा कि एंटर डिश करो, नहीं तो मुझसे मांगेगा ही नहीं। और इस इफ का एल्स है वो इसके साथ जुड़ेगा, ये एल्स इधर प्रिंट कर देंगे जी योर की इज इनवैलिड। तो ये मेरा एल्स इफ एल्स प्लस नेस्टेड चल गया। सो अगर ये आपको अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन भी लग रहा है इसमें, तो इसमें ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, आप पिछली तक ये थोड़ा ज़रा मैंने आपको बताया ताकि ये कि आपके पास फ्लेवर ज़रा डिफरेंट हो जाए। और अब मैं यहाँ पर कह देता हूँ इनवैलिड की। नाउ वी कैन टेस्ट कि इसमें शायद एरर है या क्या है, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले की मांग रहे हैं तो मैंने इसको 1 दे दिया, तो मेरे पास कह रहा है इनवैलिड की, मैं सर्च ही नहीं कर सकता। ओके, की 0 है जी मेरे पास। ओके, अब वो मुझसे डिश का नाम मांग रहा है, अब मैंने एग दिया तो वो मुझे मेरी सर्च बता रहा है। तो ये आपका नेस्टेड का काम है। अगर आपने नेस्टेड नहीं करना, इसको कहते हैं नेस्टेड के एक कंडीशन चेक हो देन फिर कंडीशंस लगें। ये लें जी, ये मैं सारा बाहर आ गया। अब ये देखें मेरी सारी प्रॉब्लम आ गई, क्यों? क्योंकि सारा स्पेस दिया हुआ है मैंने। तो इस स्पेस को मैं इस तरह ठीक कर लूँगा। मैं अपने डिश को इधर ले आया और डिश के बाद एक इफ इधर, एल्स इफ इधर, एल्स इफ इधर, सॉरी एल्स इफ इधर, मैं एक एक इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ लगे। सो डिश आएगी, अब ये हमारे तरफ उस तरह एक पुराने चीज़ के अंदर ये चीज़ हमारे पास चल पड़ी है। सो इस तरह आप ये इफ एल्स इफ और ये चीज़ें ना लगा सकते हैं। सो ये हमारा इफ एल्स इफ ख़त्म हुआ। अब हम आगे चलते हैं अपने लूप्स की तरफ। ये तो एक वो तरीका है जहां पर हमने कोई डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के थ्रू लेना हो। अब हमारे पास नई चीज़ आई है लूप की, कि इसी स्टेटमेंट्स, पहले हम लूप्स पढ़ेंगे फिर इन्हीं स्टेटमेंट्स को हम लूप में डालेंगे। लूप्स जिस तरह आपको नाम से पता है कि जी रिपीटेटिव चीज़ लूप चल गया है, एक लूप में कोई चीज़ लगी हुई है, तो लूप ही एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी प्रोग्रामिंग के लिए, ताकि आप ये लूप यूज़ करके इन चीज़ों को कर सकें। तो लूप हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक फॉर लूप होता है, कुछ फॉर ईच लूप होते हैं, फिर वाइल लूप भी होता है, डू वाइल लूप्स भी होते हैं। तो इन सारों को हम थोड़ा ज़रा ऐसा ऐसा करके देखते हैं कि हमारे पास कि लूप के लिए हमारे पास क्या चीज़ है। अब हम इसके अंदर पहले एक एग्जांपल करते हैं। ये सेव है, एक न्यू पाइथन की फाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल, सॉरी फाइल, न्यू फाइल, पाइथन फाइल, कंट्रोल एस, इसका नाम रखते हैं हम लूप्स। ये बंद कर देते हैं। अब लूप्स के लिए मैं एक आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता रहा हूँ कि जी हमारे पास जी एक लिस्ट है जिसके अंदर हमारे पास एक्सपीरियंस की बेस पे कुछ सैलरीज पड़ी हुई हैं। जिसका इतना एक्सपीरियंस होगा तो उसको इतनी सैलरी देनी है। जैसा ये एक इंटीजर टाइप की लिस्ट है, प्लस सॉरी कोमा 2100 कोमा 3100 कोमा 2800, ठीक है जी। और मैंने टोटल एक्सपीरियंस काउंट करना हो अगर इससे, तो एक तो तरीका ये है मैं टोटल करूं, TOTAL, टोटल इज इक्वल टू हर इंडेक्स को प्लस करता जाऊं, x ऑफ 0 कॉपी प्लस 1 2 3 0 1 2 3 4 और एक और है 4। ये सब कुछ हर इंडेक्स की जो एक एक वैल्यू उसको मैंने उठाया और मैंने प्रिंट टोटल कर दिया। तो एक तो ये ट्रेडिशनल तरीका है लूप के बगैर वाला। हम इस तरह
हर चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है जी, ये मेरे पास 13840 से मेरे पास ऐड होके आ गया। यही काम अगर मैंने लूप में कर रहा हूँ, देखें मुझे हर बार अगर ये लिस्ट के अंदर 500 एलिमेंट्स होते तो ये मुझे करना पड़ता। तो यही काम हम लूप के थ्रू कर सकते हैं, और लूप के अंदर हम एक कंडीशन देते हैं और वो कंडीशन ऑटोमेटिकली रिपीट होती है। देखें इसमें सिमेट्री देखें, सिर्फ 0 1 2 3 4 सिर्फ इंडेक्स चेंज हो रहा है, बाकी वेरिएबल भी वही है और अर्थमेटिक ऑपरेशन भी वही है। मैं काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह चेंज कर देता हूँ, इसी चीज़ को मैं लूप में कर देता हूँ कि टोटल, मैंने कहा जी फुल शुरू में टोटल मेरे पास 0 है, फॉर आइटम इन का कीवर्ड EXP, फिर वही कॉलन स्टेटमेंट TOTLE, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस आइटम। अब देखें ये इस लॉजिक के लिए हम डिबग यूज़ कर सकते हैं आपको समझाने के लिए। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ये एक्सपीरियंस पड़ा हुआ है, सैलरीज पड़ी हुई हैं बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। अभी टोटल का एक वेरिएबल है, उसमें मैंने कह दिया 0 है। अब फॉर लूप का सेंटेक्स ये होता है कि फॉर का कीवर्ड, ये जो ब्लू हो रही है ये कीवर्ड है, और इन का कीवर्ड हम कह रहे हैं कि फॉर के बाद एक आइटम हो और कब तक चले, इन जब तक इसके सारे इंडेक्सेस खत्म ना हो जाए। ये जब भी लूप चलेगा तो ये मुझे एक एक की चीज़ प्रिंट करेगा। अगर मैं इसको टोटल से पहले आपको खाली से प्रिंट करके दिखा दूं, प्रिंट आइटम, नहीं जी, तो ये मेरे पास हर इंडेक्स की एक एक वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, ये एक्सपीरियंस में आता है आइटम करता है। अच्छा जी, अभी हम कहते हैं कि ठीक है, अभी भी हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर करनी है, तो हम डिबग लगा के देखते हैं कि लाइन बाय लाइन कैसे चल रहा है। ठीक है जी, डिबग लगा के देख लेते हैं। यहाँ पर आया, टोटल आया। आप देखें EXP में क्या है, हमारे पास टोटल लेंथ 5 है, तो ये इसको 5 दफ़ा चलाएगा 0 से 4 तक, और हर दफ़ा इसके अंदर 0 1 2 3 4 एक एक प्लस करता जाएगा। फर्स्ट टाइम चला, प्रिंट किया, फिर ऊपर गया तो देखें एक नीचे प्रिंट होके आ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड ये पांचवा, और इसके बाद लूप मेरा बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये लूप को हम इस तरह हम यूज कर सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने टोटल में 0 रखा, लूप चलाया, और उसी टोटल के अंदर जिसमें 0 था उसके अंदर मैं आइटम को प्लस करता जा रहा हूं। अगर आपको ये वेरिएबल थोड़ी कंफ्यूजन लग रहा है तो इसको मैं इस तरह कर देता हूं कि इसको हम एक नया नाम भी दे सकते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीका यही है कि हमने उसी वेरिएबल के अंदर टोटल प्लस आइटम किया, तो हम ये डायरेक्टली प्रिंट करेंगे। तो जो काम हमने पहले एक एक के थ्रू किया था वो सिंपली हम इसके थ्रू कर लिया है। ये लूप चल के हमारे पास हर इंडेक्स के ऊपर ये काम आसानी से कर सकता है। तो आपने याद रखना है कि जब भी आपने लूप चलाना है फॉर और इन का कीवर्ड यूज करना है। इस तरह आप ये लूप को काम कर सकते हैं। इसी तरह लूप की एक नई वेरिएशन है, ये देखें इन EXP में तो आपके पास लिस्ट थी, तो इसने इसकी टोटल नंबर ऑफ लेंथ तक लूप चला दिया। लूप के अंदर एक कीवर्ड यूज होता है रेंज का, पाइथन के अंदर। रेंज का मतलब ये है, मैं यहां पर मैं ये इस तरह हैश लगाया करूंगा, अब ये मेरा नेक्स्ट आ गया। ठीक है जी, अब हमारे पास जो नया कीवर्ड यूज आपको बताने लगा हूं, फॉर लूप्स के अंदर यूज होता है, उसको हम रेंज कहते हैं। देखें इसमें EXP के अंदर मुझे रेंज पता है क्या है, कि लेंथ ऑफ द अरे जो कि 5 है। अब अगर बहुत दफ़ा हमें अपनी तरफ से रेंज देनी पड़ती है, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 से लेके 10 तक की गिनती प्रिंट करनी है, अब किस तरह करें जी, 12 तक की करनी है, 13 तक की करनी है, तो इसके लिए हम रेंज यूज करते हैं। तो मैं सिंपल फॉर लूप करूं, फॉर आई इन एक वेरिएबल जिसके अंदर हर आइटम अपडेट होगा, ये आई वो चीज है इन। अब मैं इसमें रेंज लगा रहा हूं, और अगर मैं इसमें 11 कर दूं और प्रिंट करूं खाली आई, तो इसके लिए कॉलन लगाना पड़ेगा मुझे एक, और प्रिंट को एक इंडेंट आगे लगाना पड़ेगा कि ये फॉर की बॉडी है।
सो एक मिनट मैं ज़रा इसको क्लियर कर लूँ ताकि आपको आउटपुट ज़रा पूरी नज़र आ जाए। देखें इसने 0 से उठाया है और 10 तक चलाया है, तो 11 का मतलब है 1 माइनस, क्योंकि अगर 1 से काउंट करें तो 11 तक आता है, तो 11 तक हमने आखिरी रेंज दी है, तो ये ऑटोमेटिकली इंडेक्स, आपको पता है प्रोग्रामिंग 0 से स्टार्ट करती है, तो ये आपने देखना ये 1 माइनस में चलाना है। अच्छा, अगर तो आपने रेंज के अंदर आखिरी वैल्यू दे दी 11, 12, 10, तो ये ऑटोमेटिकली 0 से उठाएगा और इसको इस तरह चलाता रहेगा। लेकिन अगर आप रेंज चाहते हैं कि मैं स्टार्टिंग भी खुद दूं, आपने 5 तक चाहिए, आप ऊपर वाली में चाह रहे हैं कि यार नहीं ये 0 0 वाला काम नहीं है मेरे से, मैं 1 से प्रॉपर 11 चाह रहा हूं, तो आप इसके अंदर एक स्टार्टिंग रेंज भी दे देंगे। अब जो स्टार्टिंग रेंज है ये इंडेक्स 0 से स्टार्ट नहीं करेगा, ये स्टार्ट करेगा अब 1 से, और ये 1 से प्रॉपर एक इंडेक्स स्टार्ट करके आपको बताएगा। तो अगर आपने स्टार्टिंग रेंज भी देनी हो तो आप रेंज के अंदर 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक देंगे तो वो उसको लास्ट रेंज समझेगा एंड वाली, और अगर स्टार्टिंग वाली देंगे तो उसको स्टार्टिंग वाली भी समझेगा। अभी इसने 0 से स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट इसने 1 से किया है, लेकिन 1 माइनस में ही रखा है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक ना। तो आपने ये देखना कि ये जो रेंज वाला है ये 1 माइनस के अंदर ही हमारे पास आता है। अब सिंपली इसके अंदर मैं कहता हूँ ओके, जो भी आई आर है ना उसको मल्टीप्लाई बाय आई ही कर दो, मतलब यानी कि जैसे हम पावर का बताते हैं, तो देखें फॉर लूप से कितना काम आसान है, मैंने सिर्फ एक मल्टीप्लाई आई लिखा है, तो ये जितने भी ऑपरेशंस थे ना ये मेरे साथ परफॉर्म करता जाएगा, जो कि वैसे बड़े मुश्किल होते हैं अगर आपने सिंपल फॉर लूप के बगैर करना हो। तो ऐसा रिकर्सिव काम जो आपने मतलब यानी कि आपका कोई सिमेट्री या चेंज हो रहा है और आप लूप में चलाना चाह रहे हैं काम को, तो आप वो कर सकते हैं। तो जितने भी मैथमेटिकल के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, तो ये अब एक्चुअली आई की पावर 4 में इस तरह चल रहा है, क्योंकि मैं जो भी आई में आ रहा है उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहा हूँ। सो आपने अगर ऊपर वाला काम रेंज के थ्रू करना है तो भी हो सकता है, अगर आपने इन के थ्रू करना है तो फिर वो ऑटोमेटिकली बताएगा। अगर इनमें आप लिस्ट बता देंगे जिस तरह यहां पर हमने बता दी, तो ऑटोमेटिकली लेंथ तक चलता है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें जिसकी लेंथ कैलकुलेटेड नहीं हो सकती, तो फिर आप उसके लिए हम काम रेंज का करते हैं। अब इस ऊपर वाली एग्जांपल से हम एक और चीज निकालते हैं जी। सर एक चीज मैंने पूछनी है, ये तो उस सूरत में है जब हमारे पास जो लिस्ट है या जो भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो हमें पता है कि भाई ये इतनी इसकी रेंज हो सकती है। अगर लिस्ट हम ले ही पॉपुलेट यूजर से करवा रहे हैं तो हमें नहीं पता कि उसमें कितना जो है ना वो कंटेंट आ सकता है, तो उस वक्त हम कौन सा लूप इसमें लगाएंगे और रेंज उस वक्त क्या डायनामिकली रेंज इसमें कैसे सेट करेंगे? दो तरीके हैं, अगर तो आपने रेंज लगानी है डायनामिकली तो भी तरीका है, उसके लिए आसान तरीका आप ये वाला काम करें कि आप इसको सिंपली इन कर दें इसके अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा। ये जो काम है ये EXP इसकी स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा और एंड तक जाएगा जितनी मर्जी पॉपुलेट उसने की हुई है। लेकिन अगर आप इसको यहाँ रोकना चाह रहे हैं 2 के बाद 3 के बाद, फिर आपको रेंज लगानी पड़ेगी। तो ये अब आपके पास तरीका है। मैं ये काम, ये जो ऊपर वाला काम है यही काम मैं आपको रेंज से भी करके दिखाता हूँ। ये देखें ये वाला, इसको मैं कमेंट करता हूँ, और मैं यहाँ से इसको क्लियर करता हूँ। अब ये काम देखें मैं रेंज से भी करता हूँ, ये मेरे पास प्लस तो होके आ गया क्योंकि इसने ऑटोमेटिकली उठा लिया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये पूरी लिस्ट नहीं लेना चाहता, मैं कहता हूँ रेंज से आए, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर रेंज लगा दूंगा, और अब जो काम मेरा खुद ऑटोमेटिकली कर रहा था वो मैन्युअली कर रहा हूँ। अब मैं इसको बता रहा हूँ कि जो लेंथ ऑफ लिस्ट है ना उधर तक उठाए। अब लेंथ ऑफ लिस्ट जितनी मर्जी होगी ये उसको ऑटोमेटिकली हमारे पास उठा के ले आएगा, और एक्चुअल में मैं अब इंडेक्स को प्लस कर रहा हूँ क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 जितने भी हमारे पास इंडेक्स आ रहे हैं ना मैं उनको प्लस कर रहा हूँ। तो ये हम काम रेंज से भी कर सकते हैं। अब एक्चुअली ये 0 इंडेक्स के ऊपर हमारे उठा के ला रहा है 0, फिर 0 में 1 2 3 4, तो इसने एक्चुअल में आपस में सारे इंडेक्स प्लस कर दिए हैं क्योंकि आइटम के अंदर एक एक हमारे पास इंडेक्स आ रहा है। सो
अगर तो आपने पॉपुलेट करनी है काम, तो आप डायरेक्टली इसको लेंथ देने की बजाय यहाँ पर EXP लिख दें, तो ये ऑटोमेटिकली जो इसकी मैक्सिमम रेंज होगी जहाँ तक यूज़र ने उठाया हुआ होगा इसको उठा लेगा। अभी मैं आपको एग्जांपल करा रहा हूँ, उसमें एक और चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, एक नेक्स्ट एग्जांपल में आपको देखते हैं। ये भी आपको बताऊं कि अभी तो एक एक लाइन कमेंट करनी है, जब मल्टीपल लाइंस कमेंट करनी हो तो ये 3 कॉलम्स के थ्रू भी आप कर सकते हैं, जिस मैं अभी ये कर रहा हूँ। तो वो बेसिक चीज़ें जो मैं स्किप कर जाता हूँ, तो ये जब मैं इस तरह साथ साथ कर रहा हूँ तो ये आती जाएंगी, तो मैं आपको बताता जाऊँगा, क्योंकि कमेंट करना ये तो बिल्कुल बेसिक सी एक चीज़ है, तो ये आप उसके अंदर देख सकते हैं। ओके सर रेंज में वैल्यूज नहीं प्रिंट करवा सकते, जैसे अभी हम ऊपर कर रहे थे, वो तो इंडेक्स प्रिंट कर रहा है ना। करवा सकते हैं, मैं उसी पे वो एग्जाम्पल कराने लगा हूँ आपको। जी ओके, अब हमारे पास जो एक लिस्ट आ रही है, जितना भी मतलब यानी कि एक्सपीरियंस आ रहा है, ये एक्सपेंसिस सॉरी एक्सपीरियंस जो हमारा सैलरी के बेस्ड के ऊपर जो सैलरी आ रही है एक्सपीरियंस की बेस्ड के ऊपर जो एग्जांपल हम कर रहे हैं, अब हम इसको मंथ वाइज देखना चाहते हैं। मैं कहता हूँ यार ये पहले मंथ की, ये दूसरे की, ये तीसरे की, ये चौथे की, ये पांचवें की, तो ये मैं ना 5 मंथ प्रिंट करना चाह रहा हूँ और एंड में इनका टोटल भी प्रिंट करना चाह रहा हूँ। तो वो अब काम देखें हम कैसे करेंगे। तो मैंने वही किया जी, EXP, ये मैंने इसी लिस्ट को दोबारा ले लिया। ठीक है जी, अब मैंने यहाँ लगाया टोटल इज इक्वल टू 0। अब मैंने वही काम किया, अब मैं ये काम रेंज से कर रहा हूँ। फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ EXP। ठीक है जी, अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक मंथ प्रिंट करूंगा, MONTH मंथ। ओके, कोमा, मतलब प्रिंट के अंदर कोमे से हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एट अ टाइम प्रिंट कर सकते हैं। पहली स्टेटमेंट होगी, इसके बाद हम क्या प्रिंट कर रहे हैं देखें। अब मेरे पास जो टोटल में आ रहा है वो मेरे पास स्टार्टिंग ये 0 से करेगा, क्योंकि मैंने इसको लेंथ दे दी है, 0 से स्टार्ट करेगा। तो मैंने पहला मंथ करना है, तो मेरे पास जो भी इंडेक्स के अंदर वैल्यू आ रही है मैं इसको +1 कर देता हूँ। इनके पहला मंथ, दूसरा मंथ, तीसरा मंथ, चौथा मंथ, इस तरह मैं करना चाह रहा हूँ। इसको मैंने एक ब्रैकेट में कर दिया। दूसरी स्टेटमेंट प्रिंट की, कोमा, फिर मैं वो ये जो भी है सैलरी, SALARY, सैलरी ऑन एक्सपीरियंस जो है, इसको मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ, कोमा। अब मैंने जो उस टाइम इंडेक्स आ रहे थे ना, तो अब मैं डायरेक्ट इस लिस्ट का इंडेक्स ले लूंगा। पहले तो हम डायरेक्ट आइटम और ई प्रिंट कर रहे थे, तो मैं EXP लिखूंगा और इसे कहूंगा कि भी जो जो इंडेक्स के ऊपर आई अल्टरेट कर रहे हैं ना, वो साथ साथ मुझे आप प्रिंट कर दो। सो ये मुझे साथ इसकी जितनी भी टोटल चीज़ें हैं ना, ये मुझे प्रिंट कर देगा। प्लस मैं इसके अंदर टोटल भी एंड में प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो वो मैं टोटल भी यहाँ पर कैलकुलेट करूँ, क्योंकि ईच अल्ट्रेशन पे एक एक का टोटल होना है। टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस वही EXP, जो भी लिस्ट का नाम है उसके जिस इंडेक्स पे जो जो वैल्यू है उसको टोटल के अंदर आप प्लस करते रहो। अब मैं लूप से बाहर आ गया हूं कि जब ये मेरे पास हर मंथ की सैलरी ऑन एक्सपीरियंस आ जाए, तो एंड के अंदर जो टोटल वेरिएबल में चीज सेव है वो भी सेव करे, जिस तरह एक रिपोर्ट बनती है प्रॉपर ना। तो मैंने इधर लिख दिया टोटल सैलरीज ऑफ एम्प्लॉय इज कोमा। अब टोटल का वेरिएबल मेरा अपडेट हो जाएगा इस टोटल की स्टेटमेंट्स पे जब लूप चलेगा, तो ये रेंज के थ्रू हम ये सारा काम करेंगे। इसको अब टेस्ट करते हैं। ऊपर से सब कुछ कमेंट है, ओके। तो ये देखें जी, मंथ 1 की सैलरी ये थी जो कि मेरे लिस्ट में ये था, मंथ 2 की सैलरी ये थी, मंथ 3 की सैलरी ये थी, मंथ 4 की, सब 5 की है, और एंड में टोटल। ये टोटल मेरा लूप से बाहर है, इसलिए एक दफ़ा प्रिंट हुआ। और अगर यही चीज़ मैं अंदर डाल दूं तो ये मेरे हर एक के बाद भी टोटल प्रिंट होगा, जो कि मतलब सही नहीं लगेगा। आपने ये याद रखना है कि VS कोड में एक
और चीज़ बता दूं, ये देखिए ऊपर आपको ब्लैक डॉट नज़र आ रहा होगा, जहाँ पर ये मैं कर्सर क्रॉस लेके जा रहा हूँ, उस ब्लैक का मतलब ये अनसेव्ड फाइल है। तो इसको कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं तो ये आपका सेव होना चाहिए। लेकिन तो देखें ये हर एक रोटेशन पे ना टोटल सैलरी दिखा रहा है कि एक के बाद एक को प्लस करने के बाद क्या टोटल आया। तो ये एक्चुअल में ये इधर बाहर होना चाहिए, ताकि ये कि एक प्रॉपर जो रिपोर्ट का फॉर्मेट है वो हमारे पास बन जाए। सो ये हम जो भी काम है मतलब ये इनके रेंज के थ्रू भी कर सकते हैं और इनके थ्रू भी कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमारे पास सर ये कॉन्सेप्ट लॉजिक जो है सर वो रिपीट कर दीजिएगा थोड़ा सा, अच्छा मैं कर क्लियर नहीं हुआ ये। मैं कर देता हूँ। मैं ज़रा इसको थोड़ा सा और इजी तौर पे आपको करके दिखाता हूँ। ओके, यहाँ से आपने एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर सैलरीज पड़ी हुई थी 2340, 3500, 2100, 3100, 2800। ये एक वेरिएबल बनाया है टोटल का, जिसके अंदर मैं अपना फाइनल टोटल सेव करवाऊंगा। अब देखा जाए तो इसकी लेंथ क्या है, देखे ना, ये जो मेरे पास है 1 2 3 4 5 5 लेंथ है, इनके 5 एलिमेंट पड़े हुए हैं इसके अंदर। तो अगर मैं इसकी लेंथ देखूंगा ना तो ये मुझे ये बताएगा कि जिसके अंदर 5 एलिमेंट है। रेंज हमने क्या लगाई इसकी टोटल लेंथ के ऊपर, कि जितनी है ना 5 दफ़ा चले। ये एक्चुअल में काम इस तरह कर रहा है, मैं इसको इस तरह भी कर दूं तो भी ये सही चलेगा, क्योंकि लेंथ वो एक चीज़ कैलकुलेट करके आ रही है। तो मैंने लेंथ ली और उसके अंदर लिस्ट के अंदर जितनी भी थी ना उसकी ऑटोमेटिक लेंथ। तो ये एक्चुअल में मेरे पास ये लेके आ रहा है। मैं साथ यहाँ पर आइडियली भी खोल लेता हूँ ताकि थोड़ी सी ना अंडरस्टैंडिंग और हो जाए आपको। ठीक है, तो ये एक्चुअल में मेरे पास इस तरह 5 मैं इसके अंदर डायनामिकली भेज रहा हूँ। आपने अगर तो आपको पता है यार मेरे पास 5 एम्प्लॉय हैं, तो आप ये लेंथ वाला काम ही ना करें, आप भेजें इधर 5, तो भी आपकी सेम आउटपुट आएगी। ठीक है, सेम आउटपुट आएगी। लेकिन कल कोई इसके अंदर आके एक एडिशन कर देता है 9800। अब ये देखें, तो ये जो मेरी है कोड, ये मेरे पास 5 तक के लिए रेडी है। तो ये मेरे पास देखें 2800 से आगे चल ही नहीं रहा। तो मैं मैनुअली जाऊं यहाँ 6 करूं कोड खोल के, इसको सेव करूं, फिर मैं इसको लाइव करूं। तो ये तो तरीका ठीक है भी, मतलब कर सकते हैं। अगर आसान करना है काम तो ये ठीक है जी। अब 9800 भी कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट लगा देते हैं लेंथ ऑफ EXP, जो कि क्या है वो कैलकुलेट करिए उस लिस्ट की लेंथ। अब लूप चलेगा एक एक एलिमेंट के ऊपर। ठीक है, टोटल 6 हैं, इन लगा दिया। अब पहला एलिमेंट उठाओ, ओके। फॉर लगा हुआ है, फॉर का कीवर्ड रिपीटेटिव चलेगा। इसके अंदर 2340, 3500, 2100, 3100 और 2800 हमने प्रिंट किया, मंथ किया i+1। और i+1 के लिए हमारे पास जो भी ये चीज आई है मंथ, तो मंथ आपका पता है 0 इंडेक्स पे चल रहा है, ये मैंने आपको बताया था। तो 0 मंथ अगर शो कराना है तो आपको +1 की जरूरत है। मैंने सिर्फ अपने इंडेक्स को एक स्टेप आगे किया। ठीक है, तो यहां पर मैंने कर दिया यहां पे मंथ नंबर 1। यहां पर मैंने इस आई को लिया है कि जो कि 0 1 2 3 4 प्लस सैलरी मुझे क्या चाहिए, ये वाली 2340। तो मैंने कहा ठीक है 0 ही रखो, लेकिन इस अरे का मैंने साथ वेरिएबल दे दिया कि इस अरे का 0 रखो। तो मेरे पास एक सैलरी कैलकुलेट होगी। तो ये मेरे पास जो ये चीज़ है कैलकुलेट होगी। प्लस मैं एंड में टोटल भी दिखाना चाह रहा हूं, तो टोटल दिखाने के लिए मैं 7 टोटल कैलकुलेट कर रहा हूं, क्योंकि देखें ये जब अल्ट्रेशन कर रहा होगा एक एक स्टेप पे होगा, तो पहले ये लाएगा, तो जब ये 3500 लाएगा तो इसको ये आई में अपडेट कर देगा। तो यानी कि आई में जब नेक्स्ट टाइम 3500 होगा 2340 नहीं होगा। तो मैं साथ इसको टोटल भी कर रहा हूं कि टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस लिस्ट के इंडेक्स पे, और एंड के ऊपर मैं टोटल को प्रिंट कर रहा हूं। सो ये इस तरह जो हैं चीजें
थोड़ी सी कंफ्यूजन लगती है इसकी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको थोड़ी सी लैब का काम दूंगा, प्रैक्टिस दूंगा, उसमें जब आप सर आ, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, वो कट रही है आवाज़ आपकी। जी बोलें। सर आपको आवाज़ आ रही है? जी अब आ रही है, पहले कट रही थी। अच्छा, सॉरी वो इंटरनेट का इशू था। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, अभी आपने जो कोड लिखा है उसमें आपने लेन के साथ लिखा है LEN, ठीक है। मेरे कहने का मकसद सिर्फ यह है कि हम सिर्फ EXP लिखते तो भी ये कोड रन हो जाता, हमने LEN क्यों लिखा? उसके लिए फिर पहले तो आपको, ये। उसके लिए फिर रेंज मिटाना पड़ता। ये ऊपर देखिए मैंने किया, मैंने रेंज लिखा ही नहीं साथ। अच्छा, रेंज का तो मतलब है मतलब आपने रेंज बतानी है, स्टार्टिंग से एंड तक कोई इंटीजर वैल्यू देनी है। ये अगर तो हो जाता, ये मैंने एक डिफरेंट फ्लेवर दिया है अच्छा, कि मतलब ठीक है, पहला वाली एग्जांपल मैंने बगैर उसके कराई है, तो आपको जरा रेंज वाला बताया कि अगर रेंज लगानी पड़ जाए। ठीक है। अच्छा सर, इसी में नीचे एक और चीज़ ये है कि अगर कोड एक दिखाएंगे मिनट प्लीज़। होल्ड कीजिएगा, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जी जी जी। जी हाँ, किधर है चाबी, देख लूँ। ठीक है, ओके। जी जी बोलें। जी सर, अगर स्क्रीन दिखा, हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जहाँ पे लूप के नीचे हमने जो प्रिंट लिखा है, प्रिंट मंथ, और फिर I+1, आई के अंदर तो ऑलरेडी जो है 2340 पड़ा हुआ है। जीरो से चलाएगा, 0 1 2 3 4, क्योंकि मैंने यहां पर रेंज में स्टार्टिंग नहीं दी, मैंने आखिरी वाली दी है, मैंने आखिरी लेंथ दी है, एक दिया। अगर मैं कोमा लगा के यहां पर 1 दूं तो फिर मुझे वहां पर 1 लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं सर उसके नीचे बात कर रहा हूँ, ये जो प्रिंट के बाद हाँ मंथ हाँ, लिखा हुआ है, फिर ब्रैकेट में I+1 लिखा हुआ है। जी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि I+1 का मतलब ये है कि 2340+1, क्योंकि आई के अंदर तो आइटम है जो EXP के अंदर आ रहा है, हाँ तो ये लूप पहला चलेगा, आइटम ये जब लूप चलेगा तो फर्स्ट टाइम इसके अंदर एक आइटम, सेकंड बाय पड़ा हुआ टू। है। हाँ लेकिन ये जब हम रेंज लगा देते हैं तो रेंज के अंदर आइटम नहीं आता, आइटम तब आएगा जब मैं इसके अंदर रेंज का डायरेक्ट करूंगा। आप इसको इस तरह समझेंगे, देखें ये जो चीज़ है ना, ये देखें, अब मैंने इसमें रेंज लगा दी, ठीक है, और मैं यहां पर लिस्ट की लेंथ ही लगा देता हूं, ताकि यह कि आपको पता लगा रहे। EXP, और एक मिनट, इस चीज़ को समझें ज़रा। ये मैंने आई की, और ये मैंने EXP इसी पे लगा दिया लेंथ। अब जब मैं रेंज लगा दूंगा ना इसके अंदर लेंथ के लिए, तो ये लेंथ इसकी क्या है, लेंथ 5 है, तो ये 0 से 5 तक सिर्फ बताएगा कि 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जितनी लेंथ होगी 5 तक चलाएगा। तो अब मैं इसको रन करता हूं, तो ये देखें इसने 0 1 2 3 4 चलाया है। ये अब आइटम नहीं लेके आ रहा, उसके लिस्ट का आइटम कोई नहीं शो कर रहा। अगर लिस्ट का आइटम शो करना है, मुझे रेंज हटानी पड़ेगी, लेंथ भी हटाना पड़ेगा। नाउ मैं डायरेक्ट लिस्ट को करूंगा, अब ये मुझे उसके एक एक आइटम देगा। अब मैं इसको सेव करता हूं, अब मैं CLS चलाता हूं, फिर इसको मैं रन करता हूं, अब मुझे आइटम दे रहा है, देखा है। तो ये आइटम, अगर तो रेंज लगा देंगे तो फिर इंडेक्स चलेंगे, और अगर रेंज हटा देंगे, डायरेक्ट लिस्ट देंगे, फिर ये आइटम उठाएगा। ओके सर, क्लियर हो, अब क्लियर हो गया। ओके, ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे चलते हैं, मैंने एक एग्जांपल और करनी है ताकि ये कि आपको आ जाए। और ये चीज़ ना आपको इम्प्लीमेंटेशन से चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो बाकी ये है कि आप इसको कर दें। अब इसको मैं एक और एग्जांपल फटाफट कर लेता हूँ, ठीक है जी।
सर आई बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज हो रहा है, क्योंकि अगर हम बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो उसमें तो हमें आई इनिशियलाइज करना पड़ता है इज इक्वल टू 0 करके। जी, ये ऑटोमेटिकली जीरो से हो रहा है। अगर आपने जीरो से नहीं करना तो रेंज के स्टार्टिंग के अंदर आप बता दें, क्योंकि रेंज के अंदर 2 एलिमेंट्स होते हैं ना। जी जी ठीक है, वो आई का एलिमेंट कंसीडर होगा। जी जी, वो आई का मतलब जीरो से कंसीडर करेगा। ठीक है, मतलब अगर मैं रेंज में एलियन से कोमा लगा के पहले 1 लगा देता हूँ, जी तो फिर जी, मैं नीचे वाली जो कंडीशन है मंथ की उसको चेंज कर दूंगा ना, फिर हाँ बस आई फिर, प्लस वन नहीं होगा वो। हाँ फिर खाली आई होगा, क्योंकि आपने स्टार्ट ही आई से जी, किया है। तो सर उसको इंक्रीमेंट कैसे करना फिर आई प्लस प्लस से? आप वो वाली जो नहीं, इसके अंदर हम मैंने तो भी सिंपल रखा है, वो आगे मैं आगे जाके थोड़ा कराऊंगा, जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला है वो हम करेंगे। अभी मैंने सिंपल रखा है कि ये भी देखें, आपको एक्चुअली में तो इंक्रीमेंट ही कर रहे हैं ना, कि जो उसके अंदर प्रॉपर वैल्यू है। जी जी और ये जो फॉर लूप है, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटल चलता है, पाइथन को हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती इसके अंदर। ठीक है सर, ठीक है। ओके, ओके जी, अब एक हम एक छोटी सी एग्जांपल और करते हैं, जो हम वो फाउंड वाली कर रहे थे, ताकि ये कि हमें थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। मेरे पास एक की लोकेशन पड़ी हुई है, की अंडरस्कोर लोकेशन इज इक्वल टू चेयर। ठीक है जी, मेरे पास लोकेशंस पड़ी हुई हैं एक लिस्ट के अंदर, मल्टीपल लोकेशंस है मेरे पास। एक मेरे पास गैरेज है, एक मेरे पास रूम है, एक मेरे पास है चेयर, जो कि मैंने ऊपर दी है कंडीशन, इसमें ट्रू कराऊंगा मैं, और एक मेरे पास क्लोजेट है। सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब मैं पूरी लोकेशन के ऊपर लूप चलाऊंगा कि हर एक एक को चेक करे, जहाँ चेयर मैच कर जाए मुझे बता दे कि जी मेरी जो है वो कौन से जगह के ऊपर मेरी ये की पड़ी हुई है। सो मैं एक फॉर लूप लगा रहा हूँ, फॉर आई इन फॉर आई इन लोकेशंस। अब मुझे रेंज लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं हर आइटम को उठाना चाह रहा हूँ। और फिर मैं इसके अंदर एक इफ़ लगा रहा हूँ कि चेक करे कि इफ़ आई बराबर है की लोकेशंस के, मतलब जब चेयर आएगा तो इस चेयर के बराबर हो जाएगा मेरी। तो इसके बाद मैं प्रिंट कराने लगा हूँ की इज़ फाउंड इन, और की इज़ फाउंड इन के अंदर मैं एक आई, जो कि आइटम मेरा ट्राइवर्स कर रहा होगा, पहले गैरेज आएगा, रूम आएगा, चेयर आएगा, तो जो भी इसके अंदर मैच करेगा वो मेरे पास आ जाएगा। तो जाहिर बात है, जब मेरा चेयर पे मैच होगा तो ऑटोमेटिकली इधर चेयर आया होगा। एल्स के अंदर मैं रख रहा हूँ प्रिंट की इज़ नॉट फाउंड। की इज़ नॉट फाउंड इन, उस लोकेशन पे की मुझे नहीं मिली। सो इसको पहले एक दफ़ा रन करते हैं, फिर इसमें एक दो चीज़ें और डालेंगे। सो की इज़ नॉट फाउंड इन गैरेज, की इज़ नॉट फाउंड इन चेयर, की इज़ फाउंड इन चेयर एंड की इज़ नॉट फाउंड इन क्लोजेट। सो ये लूप चला के हमने मतलब यानी कि देखा जी की हमारे पास कहाँ है। इसी तरह हमारे पास एक ब्रेक का कीवर्ड यूज़ होता है। ब्रेक के अंदर जहाँ पर आपने इस लूप को तोड़ना हो तो हम ब्रेक यूज़ करते हैं। हम कहते हैं कि जहाँ पर भी उसको की मिल जाए, उसके आगे जा उसके बाद बस लूप ना चले। तो यानी कि पहले वो गैरेज में आएगा, सर्च करेगा, रूम में आएगा, चेयर पे मिल जाएगी तो क्लोजेट ना चेक करे, जब की मिल गई है तो फिर क्लोजेट को क्यों चेक कर रहा है। तो हम ब्रेक का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। सो ये मैंने ब्रेक लगा दिया, तो देखें वो बस जो ही उसको चेयर मिल जाएगी, की मिल जाएगी, तो वो ऑटोमेटिकली आके आके रुक जाएगा। तो हमें वो लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह एक और छोटी सी एग्जांपल और करते हैं, जिसके अंदर हम एक और कीवर्ड को देखते हैं, उसका नाम है कंटिन्यू। जिस तरह ब्रेक है, इसी तरह एक और कीवर्ड है कंटिन्यू। सो मैं इसको भी कमेंट कर देता हूं ताकि हम नीचे चलते जाएं।
मैंने एक फॉर लगाया, मैं इसलिए कम्बिनेशन में करा रहा हूँ। अब मैं रेंज से करता हूँ, फॉर आई इन रेंज। अब मैं स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज दोनों दे रहा हूँ कि जी 1 से 6 तक करे। देन वही मैं परसेंटेज चेक करता हूँ कि एक्चुअल में जो मैं करना चाह रहा हूँ वो मैं आपको पहले थोड़ा सा उसके अंदर बता दूँ। मैं सिंपली एक स्क्वायर ऑफ नंबर प्रिंट करना चाह रहा हूँ जो 1 to 5 के अंदर हैं, इवन नंबर्स के अलावा वाले ना, मतलब जो जो इवन नंबर के अंदर आ रहे हैं उसके वाले हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, या इवन के दूसरे वाले ऑड वाले आ रहे हैं, हम दोनों कंडीशनें चेक कर सकते हैं। तो मैंने 1 से 6 तक किया, वही मैंने कंडीशन लगाई जो आपको मैंने बताया था 1% 2, यानी कि इसका हमने मॉडुलस चेक करना है, जो रिमाइंडर है वो अगर 0 है तो कंटिन्यू हो जाए, यानी कि वो दोबारा ऊपर चला जाए, दोबारा से लूप चले। और नहीं तो वो मेरे पास आई क्रॉस आई प्रिंट कर दे, जो कि आई इधर होगा। सो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट अभी हम डिबग लगा के देखेंगे कैसे काम करती है। तो 19 आया, मैं यहाँ पर डिबग लगाता हूँ और इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब मैं इसको डिबग लगा रहा हूँ। वेरिएबल आए, नेक्स्ट पे गया, सो आई मेरे पास 1 आया क्योंकि मैंने रेंज ऑफ स्टार्ट 1 से की थी। सो जो मेरे पास 1 आया तो इस कंडीशन को मैं वॉच में चेक कर लेता हूँ पहले। एक्चुअल में आई में 1 पड़ा हुआ है तो ये मुझे 1 बता रहा है, तो ये इस कंटिन्यू में नहीं जाएगा, तो ये इसने मुझे प्रिंट कर दिया। फिर अगला आया, अब आई में मेरे पास 2 आया, और 2 का जब %2 करते हैं तो 0 आता है। सो ये कंटिन्यू करेगा इसके ऊपर। कंटिन्यू के बाद ये इफ़ के अंदर जाएगा और नेक्स्ट एलिमेंट उठा के लाएगा। इसी तरह ये कंटिन्यू आपको उस लूप के अंदर से कंटिन्यू रखता है, और जो ब्रेक वाला है वो वहाँ से इंटरप्ट कर देता है कोड को। सो ये दो हमारे पास डिफरेंट टाइप के यूज़ होती हैं लूप के अंदर। एक इसके साथ एक और एडिशन करते जाएं आप लोग, कि जो भी हम काम करते हैं लूप के लिए, फॉर के लिए, ये काम हमारा वाइल लूप के लिए भी होता है। तो वाइल के अंदर थोड़ी सी एक चीज़ चेंज है, वो अब आप देख लें। जिस तरह मैंने लिखा जी i इज इक्वल टू 1, WHILE वाइल। अच्छा, मेरी हर किसी की प्रोग्रामिंग करने की कन्वेंशन चेंज है। आपने बहुत देखा होगा कुछ लोग इस तरह करेंगे i लेस देन इज इक्वल टू 5, तो डायरेक्टली कर देंगे। मैं ब्रैकेट डालता हूं ताकि ये कि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी इजी हो जाए। सो ये दोनों में मतलब एरर नहीं आता, आपका काम चल जाता है। सो अगर आप कहीं देखते हैं कि मैंने ब्रैकेट नहीं डाली तो ये सेम चीज़ ही है। सो मैंने कहा जी वाइल i लेस देन इज इक्वल टू 5 प्रिंट i। सो अगर मैं इस कोड को चलाता हूं तो फॉर लूप तो इंक्रीमेंटल होता है, और उसके अंदर हम लिमिट लगाते हैं कि जैसे हमने लेंथ लगाई थी या लिस्ट के टोटल इंडेक्स लगाए थे कि इसके बाद जाके रुक जाए। वाइल लूप के अंदर हमारे पास एंडिंग कंडीशन कोई नहीं होती, हमें जो एंडिंग कंडीशन है वो हमें उसके बाद इंटरप्ट करना पड़ता है खुद से। सो अगर मैं इसको खाली चलाता हूँ कि जी i इज इक्वल टू 1 है, और देखें वाइल ट्रू हो जाएगी 1 लेस देन 5 के, तो इसके बाद मैं इसको इंक्रीमेंट नहीं कर रहा, मतलब i को अपडेट नहीं कर रहा, तो ये मेरा कंटिन्यूस लूप चलता रहेगा। इसकी एक ट्राई ले लें, फिर हम देखते हैं। ये देखें मेरा रुका नहीं है कोड, ये मेरा चलता जा रहा है। और अब ये सिस्टम को ये देखेंगे यहाँ से, ये मेरे पास स्क्रॉल आ रहा है तो आपको पता है ये कोड मेरा कभी भी नहीं रुकेगा, ये अब फॉर एवर चलता रहेगा जब तक इसको मैं जाके मैनुअली इंटरप्ट नहीं करूंगा कंट्रोल सी दबा के। क्यों? क्योंकि फॉर लूप ऑटोमेटिकली एक एक प्लस करता है और अगला एलिमेंट उठाता है। वाइल लूप के अंदर ये कंडीशन नहीं होती, तो वाइल के लिए हमें वो कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो मैं कहता हूं कि आप आई को अपडेट कर दो, i इज इक्वल टू i प्लस 1, मतलब एक एक अपडेट करो, और जब i 5 से इस कंडीशन में ट्रू मतलब फॉल्स हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये मेरी चीज रुक जाएगी। सो वाइल लूप के अंदर अनकंटिन्यूस लूप चलाना होता है हमने, यानी कोई ऐसी स्टेटमेंट जो हमने वाइल में चलानी के ये चलती रहे फॉर एवर जब तक कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं होती। सो वाइल लूप हमारा चलता ही रहता है जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं होती। सो ये हमारे पास लूप का है।
लूप का एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर था। इसके बाद इसकी थोड़ी सी हम अगर प्रैक्टिस करते हैं तो फिर ज़रा इसको ज़रा थोड़े अच्छे तरीके पे समझा जा सकता है। सो यहाँ तक क्लियर है, तो फिर हम अब आगे नेक्स्ट एक चीज़ रहती है उस पर चलते हैं, फंक्शंस के ऊपर। सर एक चीज़ पूछनी थी, मैंने कुछ टाइम पहले कुछ सुना था कि अभी जो एडवांस पाइथन है उसमें जो है डू क्या कहते हैं ये लूप, वाइल लूप अब ये नहीं चलता। वाइल लूप नहीं चलता? हाँ, मतलब अब इससे कॉन्सेप्ट नहीं है, शायद फोर लूप ही चलाते हैं ज़्यादा। वाइल लूप की वाइल लूप चलता हर किसी में है, सिर्फ वाइल लूप की जो यूजेज है ना वो पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत कम है, क्योंकि इसके अंदर आपको काम ज़्यादा करना पड़ता है, आपको इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट खुद देनी पड़ती है, कंडीशन चेक खुद करवानी पड़ती है। तो चलता तो ये हर किसी में है। अभी मैंने आपके सामने पाइथन में ही चलाया है, और पाइथन में ये चलता है, लेकिन इसकी यूजेज वेरी करती है, हर किसी के अंदर है। वाइल लूप आप जब कोई वेब एप्लीकेशन, अगर हमने फ्लास्क या जेंगो एप्लीकेशन में, तो वाइल का यूज़ वहाँ पर है जहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ कस्टमर अनलिमिटेड पड़े हुए होते हैं, तो हमने हर कस्टमर के ऊपर अपडेट चलानी होती है, तो वाइल लूप तो हमारा लग जाता है, लेकिन ये है कि इसकी यूजेज बहुत कम है। ठीक है सर। ओके जी। जिस तरह हमने लूप के अंदर देखा कि हमने इस तरह मल्टीपल काम किया, इसी तरह हम अपना जो बेसिक काम है वो हम फंक्शंस के थ्रू कर सकते हैं। फंक्शंस ऐसा काम है कि जी आ, हम रिपीटेटिव जो रिपीटिशन है कोड की वो कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है हमारा जो प्रोग्राम का जो साइज़ है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, मॉडिफिकेशन ईजी हो जाती है, और हमारा जो बहुत बड़ा कोड है वो स्प्लिट हो जाता है। आप इसको इस तरह समझें कि जो फंक्शन है वो इनपुट में कुछ पैरामीटर्स लेता है, विदाउट पैरामीटर्स भी होता है और पैरामीटर भी होता है। पैरामीटर को आप इस तरह समझे, आपके पास डर्टी डिशेज हैं, मतलब जो खाना खाने के बाद हमारे पास जो बर्तन रह जाते हैं, डिशेज वगैरह, जिसके अंदर चम्मच कप वगैरह डर्टी हैं, और हमारे पास एक डिश वॉशर है, उसको हम कहेंगे ये हमारा फंक्शन है। और डिश वॉशर जिस तरह ये देखिए, जो ऊपर से इनपुट आ रही है ये बर्तन है सारे गंदे, ये जो फंक्शन है एफ, ये डिश वॉशर है, और ये पैरामीटर में क्या लेता है, ये हमसे पैरामीटर के अंदर वाटर और डिटर्जेंट, ये दो चीज़ें ले लेता है, और ये रिपीटली टास्क परफॉर्म करता रहता है, उसी के ऊपर डिशेस वॉश करता है, ड्राई करता है, और रिटर्न के अंदर हमें क्लीन डिश मिल जाती है। सो हर बार हमने वाटर का वेरिएबल बनाएंगे, डिटर्जेंट का बनाएंगे, फिर वॉश करेंगे, तो इससे बचने के लिए ना हम सिंपली एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि हमारे पास इसके ऊपर काम करता है। सो फंक्शन के लिए हमारे पास जितना भी ऑपरेशंस होते हैं जो रिपीटेटिवली हमने करने हो, उसको हमने फंक्शन के अंदर हम लिख देते हैं। सो फंक्शन को यूज़ करने के लिए पाइथन के अंदर जो कीवर्ड यूज़ होता है, मैं यहाँ से इसको नई एक फ़ाइल बना लेते हैं। फंक्शंस, अच्छा, प्रोग्रामिंग में कोई इसको मेथड्स भी कहता है, कोई फंक्शंस भी कहता है, हर किसी के डिफरेंट हैं, लेकिन सी प्लस प्लस में आप यूज़ करेंगे उधर भी फंक्शन, जावा में इसको मेथड्स कहा जाता है, ASP.NET प्रोग्रामिंग सी हैश में इसको मेथड्स कहा जाता है, लेकिन सेम नाम है। तो फंक्शन बनाने के लिए हमारे पास डेफ का कीवर्ड है यहाँ पे पाइथन के अंदर, स्पेस हमारे पास फंक्शन का नेम होता है। अगर तो फंक्शन कोई पैरामीटर नहीं ले रहा तो इसको हम खाली छोड़ते हैं, नहीं तो ये यहाँ पर हमारे पास पैरामीटर का नाम होता है। प्लस हमारे पास यहाँ पर इसकी बॉडी आती है, जो भी हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, प्लस ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, जैसे वहाँ पर क्लीन डिशेज रिटर्न कर रहा था, तो ये क्लीन डिशेज हमें दे देगा। सो पहले हम एक सिंपली छोटा सा एडिशन का बनाते हैं, ताकि फिर हम ज़रा इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। जैसे मैं अगर बिल्कुल आसानी के साथ काम करूं,
ठीक है जी, ये 7 आ गया। ये काम अब मैंने रिपीटेटिवली टास्क करना है। मैं कहता हूँ मेरे पास ये 2 और 5 हर बार अपडेट हुआ करेंगे, तो मैं ये काम फंक्शन के थ्रू कर सकता हूँ। तो इसी चीज़ को फंक्शन में लेके जाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं डेफ के नाम का बनाऊँगा ऐड का फंक्शन। इसमें 2 पैरामीटर दूंगा, ए कोमा बी, और सिंपली रिटर्न करा दूंगा। बल्कि यहाँ करता हूँ और आसानी से, सिंगल कॉलन आएगा। उसी तरह सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, और जो ये रिजल्ट आया है इसको मैं रिटर्न करा दूंगा, कि प्रिंट नहीं कराऊंगा, सिर्फ रिटर्न कराऊंगा। नीचे मैं इस फंक्शन को सिर्फ कॉल कर रहा हूँ। ऊपर डेफिनेशन थी, डेफ से डेफिनेशन कॉल करने के लिए सिर्फ फंक्शन का नाम लिखा है मैंने। आगे ब्रैकेट के अंदर मैं ए और बी दे रहा हूँ। सर ए प्लस बी कर लें, ऊपर आपने इज इक्वल टू बी किया होगा। ये लीजिए प्लस बी हो गया। सो यहाँ पर मैं 2 + 3 देता हूँ, और इसको सिंपली हम रन कर लेते हैं। वाई 1 पैरामीटर इज मिसिंग, 1 कोमा बी, इधर कोमा देना था, CLS। ओके, ये रिटर्न तो कर रहा है, लेकिन रिटर्न करके मुझे किसी वेरिएबल में पहले सेव कराना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा। मेथड मेरा चल गया है, लेकिन मैंने इसको प्रिंट कहीं पे नहीं कराया। तो मैं कहता हूँ जो चीज़ मेरे पास रिटर्न हो रही है इसको डायरेक्टली आप प्रिंट भी कर दो। तो अब मेथड का फ़ायदा ये है मेरे पास, अब मुझे बार बार कोड चेंज करना नहीं पड़ेगा। तो एक तरह से मेरे पास अब मैं इसके अंदर जो भी चीज़ें चेंज करता जा रहा हूँ वो साथ साथ मेरे पास चलती जाएंगी इसी तरह। प्लस इसके अंदर इस तरह भी आप कर सकते हैं। पाइथन के अंदर हमें कोई रिटर्न टाइप उस तरह बताने की ज़रूरत नहीं कि इंटीजर रिटर्न करना है, फ्लोट रिटर्न करना है, डेसिमल रिटर्न करना है। ऑटोमेटिकली जो भी ए और बी के अंदर वैल्यू आएगी वो उसको हमारे पास इस तरह रिटर्न कर देगा। सो अब इसके अंदर एक मैं छोटी सी एग्जांपल करते हैं हम, वही जो एक्सपीरियंस वाली हमने पीछे की थी। मैं अब एक एक्सपेंसेस कैलकुलेट करना चाहता हूँ 2 बंदों के। एक्चुअली एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने के जो हम मेथड एक ही बनाएंगे, जो हमने पीछे जिस तरह एक्सपीरियंस कैलकुलेट किया था इसी तरह हम एक्सपेंसेस भी कैलकुलेट करेंगे। ये वाला जो काम है ये वाला, लेकिन ये सारा काम हम मेथड में रख देंगे कि बार बार कैलकुलेशन हमें ना करनी पड़े, एक ही दफ़ा हम करके रख दें। तो मैंने इसके अंदर किया जी कैलकुलेट अंडरस्कोर टोटल, टोटल एक्सपेंसेस हैं, और इसके अंदर मैं कहता हूँ मैं आपको लिस्ट बताया करूँगा पूरी एक्सपेंसेस की। ठीक है जी, स्टार्ट किया मैंने, उसी तरह मैंने टोटल इज इक्वल टू 0 किया, फॉर लगाया, आइटम इन, वो उसी स्ट्रक्चर में लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ लगे, इन EXP, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस आइटम, आई +1 करने की जरूरत नहीं, फॉर लूप ऑटोमेटिकली इसको करेगा। और जब ये मेरा सारा 4 इसके अंदर प्लस होता है, जब 4 से बाहर आऊंगा और ये मैं टोटल को रिटर्न कर दूंगा। ये तो जी मेरा मेथड बन गया। अब मेथड के बाद नीचे आएंगे तो मेरे पास 2 लिस्ट हैं स्टूडेंट्स की। जिस तरह मेरे पास एक फ़हद और सलमान है, एक फ़हद की है, और इसके पास जी 2100, 3400, 3500। ठीक है, और दूसरा अली है कोई, इसकी 200 एक्सपेंस आया है, 500 एंड 700। ठीक है जी, ये मेरे पास एक्सपेंसेस आ गए। सो मैं अब इसी तरह के ना इनके मतलब टोटल कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो एक तो तरीका मैं 2 दफ़ा ये कोड लिखता हर किसी के लिए यहाँ पर लिस्ट बना के, तो मैंने अब ये एक दफ़ा लिख लिया। अब मैं सिर्फ इसके टोटल सेव कर रहा हूँ। टोटल TOTAL टोटल अंडरस्कोर फ़हद इज इक्वल टू मेथड का नाम ब्रैकेट, मेथड के लिए जो उसको लिस्ट रिक्वायर्ड है। यही काम मैं रिपीट करूंगा मेथड की वजह से अली के लिए भी, सिर्फ यहां पर भी अली करूंगा, यहां पर भी अली कर दूंगा, सॉरी अली। सो
अब मैंने पास दोनों के टोटल कैलकुलेट कर दिए मेथड ने, अब मैं सिंपली प्रिंट कर रहा हूँ। सो प्रिंट मैं करना चाह रहा हूँ इसी तरह FAH फाहद टोटल एक्सपेंस, टोटल ऑफ फाहद। सेम इसी तरह रिपीट करता हूँ एक और प्रिंट की कमांड, टोटल ऑफ अली, और यहाँ फाहद की जगह अली कर देता हूँ। नाउ रन करते हैं, देखते हैं कोई एरर है या सक्सेसफुली हमारा ऑपरेशन चल जाता है। तो देखें जिसने ऑटोमेटिकली एक ही फंक्शन है हमारे सारे काम टोटल कर दिए। अब लिस्ट के अंदर मैं अगर बढ़ाता भी जाऊँ ये एलिमेंट तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर रेंज नहीं लगाई हुई, मैंने इन किया हुआ है। मैं रिपीट कर देता हूँ सारे एक्सपेंसेस। ठीक है जी, इसको अब चलाते हैं। सो अब मेरे पास जितने भी एलिमेंट्स आएंगे तो फंक्शन की वजह से मेरी जो रिपीटेशन वाली टास्क थी वो मेरी ख़त्म होती गई है। सो इसको एक दफ़ा डिबग लगा के भी अब आपको मैं बताता हूँ। अब देखें डिबग में कहाँ लगाऊंगा, ये अगर मैं इसको इस तरह करूँ ना, ये देखें मेथड की डेफिनेशन है, ये देखें ये मैंने ना सारा कट कर दिया। अब मैं कोड को चलाऊं तो कोड मेरा कोई ना एरर देगा ना कोई आउटपुट देगा, क्योंकि मेरा मेथड तो रन हो रहा है लेकिन मेथड को मैंने कॉल ही कोई नहीं किया। तो कॉल करने के लिए हमारा निचला काम है, तो हमें डिबग इधर लगाना है। इधर लगाएंगे तो मेथड तो रन हो जाएगा, तो मैं फाहद से लगा रहा हूं। इधर जाएंगे पाइथन पे रन कर देंगे। इसी तरह जी अब मैं गया स्टेप ओवर, स्टेप ओवर। अब देखें अगर मैं यहां से स्टेप ओवर कर दूंगा ना तो मैं नेक्स्ट लाइन में आ गया हूं। लेकिन अगर आप मेथड के अंदर जाना चाह रहे हैं तो मैंने आपको बताया था, ये मैं आपको स्टेप बताऊंगा, स्टेप इनटू। कोई ऐसे मेथड, कोई ऐसी क्लासेस जिसके अंदर भी आप डिबग देखना चाह रहे हो तो मैं स्टेप इनटू चला जाता हूं। तो ये देखें ये मेरा ऊपर मेथड के अंदर आ गया। तो किसी एक स्पेसिफिक मेथड के अंदर जाना हो तो स्टेप इनटू, इससे बाहर आना हो तो स्टेप आउट। तो ये दो जो आपको नहीं बताए थे वो इसके लिए थे कि स्टेप इनटू स्टेप आउट के लिए। अगर आपको यहां तक आपकी डिजायर आउटपुट मिल गई है, जिस तरह टोटल मैं फाहद में देख लेता हूं 36,000 में का ठीक चल रहा है, मैं इसको प्ले करूंगा तो मेरा सब कुछ डिबग इंटरप्ट हो जाएगा और मेरा प्रोग्राम डायरेक्टली रन हो जाएगा। सो इस डिबग के थ्रू हम ये वाला सारा काम कर सकते हैं। सो डिफाइन फंक्शंस के अंदर हम इस तरह से काम कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास जो आर्गूमेंट्स हैं ना ये टू टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास पोजिशनल आर्गूमेंट होते हैं कि उस पोजीशन पे क्या आ रहा है। कुछ हमारे पास नेम्ड आर्गूमेंट्स होते हैं, यानी कि हम बाय नेम भी उसको दे सकते हैं। सो यहां तक आई थिंक क्लियर है, और अब टाइम भी आई थिंक हो गया। तो कल वाली क्लास में हम फंक्शन को ज़रा थोड़ा ये स्टार्ट इसलिए करा दिया ताकि आपको ना फिर कल टाइम ना ज़ाया हो। कल फंक्शन की एक थोड़ी सी ये जो हमारे पास 3-4 चीज़ें हैं जिसके अंदर हम ज़रा थोड़ा डिफाइन तरीके से पढ़ेंगे कि जी हमारे पास नेम आर्गूमेंट्स कौन से हैं। ये आपको सारी चीज़ें फ़ायदे आएंगी जब हम बस उसके अंदर चीज़ों में जाएंगे। नेम आर्गूमेंट्स के बाद हम जाएंगे थोड़ा सा ग्लोबल वर्सेस लोकल वेरिएबल का पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट वेरिएबल्स कौन से होते हैं। ये आपको हर डिफरेंट लॉजिक्स में यूज़ करने पड़ेंगे। ये आपकी माइंड है कि अगर तो आप ये यूज़ नहीं भी करते तो आप सिंपली इसके बगैर भी काम कर सकते हैं। देन फिर हम थोड़ी सी डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग्स को पढ़ेंगे कि डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग क्या है। देन फिर हमारा ये मेथड्स वाला एक कंप्लीट हो जाएगा, और फिर इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। तो ये बस अब हमारा बिल्कुल एंड के ऊपर है पाइथन की जो बेसिक्स हैं। इसके बाद अब डायरेक्ट हम नोटबुक पे जंप करेंगे और हम जो उसके अंदर डाटा की प्री प्रोसेसिंग है, डाटा को साफ करना करेंगे। लेकिन उधर फिर ये मैं चीज़ें यूज़ किया करूँगा, लिस्ट बना ली, वेरिएबल बना लिए, डिक्शनरी बना ली, टपल बना ली, फंक्शंस बना लिए। तो फिर उस टाइम के ऊपर
ये है कि क्वेश्चनिंग हम इतनी नहीं करेंगे कि जी फंक्शंस क्या होता है, फिर आप पिछली वीडियोस भी पढ़ी होंगी और वैसे भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो करें। अगर आपको प्रॉब्लम आता है अपनी वैसे आपको प्रैक्टिकल करते हुए वो हम पूछ लें तो उसके मतलब हम बता देंगे। तो बाकी फिर ये है कि हम उस तरह इस चीज़ों को कर सकते हैं। सो आई थिंक इट्स 8 o'clock और कल हम इंशाल्लाह दोबारा 6 बजे आएंगे। और ये जो वीडियो है ये इंशाल्लाह अभी तो बस मैं ऑफिस से निकल जाऊंगा, 8 o'clock में ऑफिस में बैठा हूँ। सो कल फर्स्ट टाइम आके मैं इसको थोड़ा सा एडिट करके आपको लोड करके आपको लिंक दे दूंगा ताकि कल शाम तक आप देखें। और जो कल की वीडियो होगी उसके लिए तो आपके पास ये जो मंडे ट्यूसडे की वीडियो है ना, तो इसके लिए आप ये देखा करें जो मंडे और ट्यूसडे की वीडियो है ना, इसके लिए ये नहीं देखना कि जी आज की वीडियो के लिए कल तक का टाइम है। कभी कभार मैं बिजी होता हूँ तो मैं हो सकता है मंडे ट्यूसडे की इकट्ठी लोड कर दूँ, क्योंकि आपको पता है मॉर्निंग में मैं प्रॉपर जॉब करता हूँ तो इवनिंग में हम कोर्स पढ़ा रहे हैं, मतलब फुल टाइम में कोर्स नहीं पढ़ाता। सो अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मैं मंडे ट्यूसडे की इकट्ठी भी लोड कर दिया करूँगा। और लेकिन कोशिश ये है कि अभी जिस तरह थोड़ा सा काम का बर्डन कम है तो कल वाली आ जाएगी, तो आपने मंडे ट्यूसडे की वीडियो के लिए समझना आपके पास पूरा टाइम है, और मतलब पूरा आपके पास हफ्ता है संडे तक। और इसी वीडियो की मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ये गिटहब पे थोड़ी सी असाइनमेंट्स डाल दूंगा। जो भी एक्सरसाइज है उसको मैं असाइनमेंट नहीं कहता, इसलिए मैंने उसका नाम प्रैक्टिस रखा हुआ है। अगर आप यहाँ से गिटहब के अंदर जाते हैं ना, तो ये ज़ुहैर अहमद 007 के अंदर ना रेपोजिटरीज पड़ी हुई है मेरी ना, डिफरेंट किस्म की। तो डाटा साइंस वाली जो मैंने बनाई है ना, इसके अंदर ना मैंने प्रैक्टिस का नाम रखा हुआ है। सो आप ये प्रैक्टिस के अंदर जाके ही इसको चेंजेस किया करेंगे। तो मैंने इसलिए इसका नाम प्रैक्टिस रखा हुआ है, कोई ये नहीं रखा हुआ कि जी असाइनमेंट है, कोई नंबर है इसके ऊपर। कोई कर लेगा तो उसको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, कोई नहीं भी किसी को बहुत बेसिक लग रहा है तो नहीं करेगा, क्योंकि हमने एक स्टेप के ऊपर आके गिटहब के ऊपर आना है। ये देख रहे हैं, ये मैं इसके अंदर कमिट्स कर रहा हूँ, तो ये देखें इश्यूज बनते हैं ये पुल रिक्वेस्ट के ना। एक मिनट, यहाँ पर इश्यूज कोड में जाएंगे। ये मेरे पास मैंने 12 दफ़ा कमिट किया, ये देख रहे हैं, ये मैं VS कोड के थ्रू कमिट करता हूँ। ये चीज़ भी आपको सिखानी है मैंने कि आपने गिटहब पे रेपोजिटरी किस तरह बनानी है। ये गिटहब ये एक तरह का प्रोडक्शन है जिसको हम स्टेजिंग्स कहते हैं। आप कभी सॉफ्टवेयर हाउस में जाएंगे, कोई बंदा जॉब करेगा, कोई बड़ा, आप बाहर के मुल्क जाते हैं एज अ डाटा साइंटिस्ट, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, नहीं तो वो बहुत मुश्किल होता है, तो जॉब्स ही नहीं मिलती। तो इसके लिए हम कहते हैं ये गिट स्टेजिंग। तो ये चीज़ें भी आपको मैं सिखाऊंगा ताकि आप अपनी एक रेपोजिटरी बना सकें। सो हम ये गिट स्टेजिंग सीखेंगे, ये कि जी इनिशियलाइज करना, कमिटिंग करना। सो इसमें सिंपली कॉपी पेस्ट नहीं है। एक प्रोजेक्ट के ऊपर जब डिफरेंट लोग काम कर रहे होंगे, हो सकता है कल मैं इसी डाटा साइंस के अंदर किसी एक को रेपोजिटरी के अंदर किसी एक ब्रांच बना दूं, जिस तरह मेरे पास अभी एक ब्रांच बनी हुई है मेन की, इसी तरह मैं कल किसी एक को ब्रांच में ऐड करूं कि सलमान आप मेरी ब्रांच में ऐड हो जाएं, फ़हद आप हो जाएं, या कोई फीमेल में ब्रांच में, तो आप भी इसके अंदर मेरी करें ताकि आपको रेपोजिटरी बनाना आ जाए। सो जब मेरे पास फारग टाइम होता है, आप अगर मैं यहाँ पर आपको रेपोजिटरी दिखाऊं तो ये देखें, ये शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था रेपोजिटरी बनाना, तो ये हम इस तरह रेपोजिटरी बनाते थे। तो आप गिटहब के अंदर आप अपनी पूरी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। अगर आपको होस्टिंग प्लान की नहीं ज़रूरत, आपने फ्रीलांसिंग करनी है, आपसे कहते हैं अपना पोर्टफोलियो दिखाओ, तो ये देखें मैंने गिटहब के अंदर ये कमिट और पुश करके ब्रांचेस बना के पूरी मैंने बनाई। तो ये मैंने एक URL तैयार कर लिया अपना। अगर ये URL मैं डायरेक्टली इधर प्रिंट करूं ना, ज़ुहैर अहमद 007, तो ये देखें, ये मैंने पूरी अपनी वेबसाइट को होस्ट किया हुआ गिटहब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। सो मुझे कोई ज़रूरत नहीं होती, मतलब जब डोमेन नहीं भी है मेरे पास, तो मेरी यहाँ पर रेपोजिटरी है, तो मैंने यहाँ पर अगर अपना दिखाना हो कि जी मेरा पोर्टफोलियो क्या है, क्या कुछ है, या आज से 2-3 साल पहले मैंने किया था, इस पर मैंने अपडेट नहीं किया। सो ये रेपोजिटरी सिखाने का आप अपनी इस तरह पूरा एक प्रोजेक्ट भी होस्ट कर सकते हैं फ्री, जिसके अंदर आपको कुछ भी नहीं आना। तो ये देखें जी, ये मेरी एक पूरी वेबसाइट है, उसके अंदर मैं जब फ्रीलांसिंग के लिए अवेलेबल होता था, फ्रीलांसिंग किया करता था, तो था चाइना के अंदर मैं अपना जब स्टडीज़ कर रहा था तो उस टाइम मेरे पास टाइम होता था। इसी तरह देखिए मेरे पास प्रोफेशनल स्किल्स मैंने डाली हुई हैं कि मैं डाटा साइंस मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, देन उसके बाद रिसर्च करना, वेब डेवलपमेंट एंड करना, और वीडियो एडिटिंग मुझे बाय नेचर वैसे पसंद है। इसी तरह ये मेरा पोर्टफोलियो है। आप देखें मैंने गिटहब के अंदर वेबसाइट बना के एक PDF अपलोड की हुई है, और ये मेरी PDF कहाँ पड़ी हुई है, गूगल ड्राइव के ऊपर। तो देखें ऊपर से मेरा ये नेविगेशन भी चल रहा है, मैं यहाँ से सर्विसेज में आता हूँ तो मैं सर्विसेज में पहुँच जाता हूँ। एक्सपीरियंस में मैं PhD
रिसर्चर हूँ, वेब डेवलपर हूँ, वीडियो एडिटर हूँ, एजुकेशन मेरी BS कंप्यूटर साइंस। तो इस तरह की आप चीज़ें बना सकते हैं गिटहब के अंदर। सो मेरा फेसबुक है यहाँ पर, डायरेक्ट लिंक्डइन है, यूट्यूब है मेरा। सो ये फिर हम स्टेजिंग भी सीखेंगे। सो टाइम इट्स 8 o'clock। अगर किसका कोई शॉर्ट क्वेश्चन है तो वो बेशक कर ले, तो फिर हम उसके बाद इसको वाइंड अप करें।